4 जनवरी 2001 से 4 जनवरी 2002 तक मैं प्रेसिडेंट का डेली इंटेलिजेंस ब्रीफर था। मैं हफ्ते में 6 दिन उन्हें ब्रीफ करता था। वो दुनिया में चाहे जहां भी हो, मैं उनके साथ होता था। 11 सितंबर की सुबह मैं प्रेसिडेंट बुश के साथ था। उन्हें और मुझे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए प्लेन के बारे में बताया गया। समझा जा रहा था कि वो शायद किसी एक छोटे प्लेन का हादसा है। प्रेसिडेंट उन्हें एक पालतू बकरे की कहानी सुना रहे थे। CIA ऑपरेशन सेंटर को फोन किया तो उनके पास हमारे लिए एक जानकारी थी कि वो एक बड़ा सा कमर्शियल प्लेन था। 9/11 की घटना ठीक उस नॉवल जैसी थी जिसकी शुरुआत एक खूबसूरत सुनहरे दिन से होती है। वो वैसा ही दिन था। मेरे लिए एक आम दिन था और रात भर सोचता रहा था कि अगले दिन मुझे क्या करना है। उस रात को मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई थी। कुछ रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि ट्विन टावर्स की किसी ऊपरी मंजिल से एक छोटा कम्यूटर प्लेन टकरा गया है। आग की लपटें दिख रही हैं। मेरे रूम के कोने में एक टीवी स्क्रीन था। मैं उसे देख रहा था। वो नीले आसमान वाला खूबसूरत दिन था और टावर में एक काला सुराख दिख रहा था। मैंने सोचा कि ओह, ये तो पक्का दुनिया का सबसे खराब पायलट होगा, क्योंकि आज तो आसमान बिल्कुल साफ है। मेरे डेस्क पर फोन बजा। मैंने उठाया और उस आदमी की आवाज पहचान ली। वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था और हम एंगुलन वॉर में साथ थे। उसने कहा, हे चीफ, एक प्रॉब्लम है। मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हूँ। वो दूसरे टावर में था। उसने कहा कि एक 737 जैसा कमर्शियल जहाज उस टावर से टकरा गया है। दिक्कत ये थी कि मैं जहाज के कंट्रोल सर्विसेज को देख रहा था, जिससे पता चलता है कि पायलट ने जानबूझकर टावर को टक्कर मारी है। और फिर उसने कहा कि हम फंस गए हैं। मैं अपनी पोजीशन छोड़कर जा रहा हूँ। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ ने प्रेसिडेंट वाले कमरे में जाकर उन्हें चुपके से बताया कि एक और प्लेन टकराया है। अमेरिका पे हमला हुआ है। प्रेसिडेंट कुछ पलों तक वहीं बैठे रहे और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। हम देख रहे थे कि वो परेशान थे, लेकिन खुद को संभाल भी रखा था। उन्होंने कहा कि वो बच्चों को डराना नहीं चाहते थे। मैं सोच रहा था कहीं कोई प्लेन स्कूल से टकराने तो नहीं वाला। डायरेक्टर टेनेट ने कहा कि हमें थ्रेट इंटेलिजेंस था कि आतंकवादी CIA हेडक्वार्टर्स से प्लेन टकरा सकते हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि आपको जाना होगा। कंट्रोल सेंटर के लोगों के बारे में सोचिए, वो सब मर सकते हैं। CTC के सारे लोग। मैंने कहा कि सबको मरना ही होगा। अब हमें सैनिकों की तरह उस संकट का जवाब देना था। हम जानते थे कि उसमें हम में से कुछ लोग मारे जाएं। मुझे याद है कि हमारे मैनेजर ने सबको जमा किया और कहा कि डायरेक्टर ने काउंटर टेररिस्ट सेंटर के अलावा पूरी बिल्डिंग खाली करने के लिए कहा है। हमें पता था हमें जाना होगा और हम गए भी। मैंने अपने कॉलीग से कहा, अपने घर वालों का ध्यान रखो, पेट्स का ख्याल रखो और अपना घर लॉक कर दो। हम जंग में जा रहे हैं। हमें अभी से दिन रात लगे रहना है। ये समझने का वक्त ही नहीं था कि मुझे कैसा लगा था। मुझे याद है कि कोई रो रहा था और फिर उसको निकाल दिया गया था क्योंकि कोई रोना नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि सबको काम करना था। तो उस समय मैं कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। मैं बस वही कर रही थी जो मुझे कहा जा रहा था। अमेरिकन 77, अमेरिकन इंडी रेडियो चेक। क्या आप सुन रहे हैं? ये मत समझो कि सब कुछ खत्म हो गया। मामला खत्म नहीं हुआ था, और भी कुछ होना था। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अगला हमला कब होने वाला है। क्या वो ऐसे ही होगा या फिर अलग दिखेगा? अमेरिकन 77 से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे कांटेक्ट टूट गया। उससे कोई संपर्क नहीं था और उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो जहाज कहाँ है। आसमान में कहीं एक लूज एयरक्राफ्ट हो सकता है। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कौन टारगेट हो सकता है और FAA पता लगा रहा था कि एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ है। सबको तुरंत बता दो। हो सकता है अमेरिकन 77 को हाईजैक कर लिया गया हो। जल्द ही हमें एक हाईजैकिंग की रिपोर्ट मिलने लगी और हम तुरंत अंदाजा लगाने लगे कि जहाज कहाँ जा रहा होगा। तीसरा हाईजैक जहाज वॉशिंगटन की ओर बढ़ रहा है। ये डल्स अप्रोच कंट्रोल है। हम व्हाइट हाउस की ओर जा रहे हैं और एक तेज जहाज को ट्रैक कर रहे हैं। व्हाइट हाउस तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। हम उन सब रिपोर्ट्स पर गौर कर रहे थे जिन्हें पहले हमने झूठा या गीदड़ भपकी माना था। अब हम ये मान रहे थे कि कोई भी बात सच हो सकती है। हमें डर था कि आतंकवादी CIA हेडक्वार्टर्स पर हमला करेंगे और हम सब मारे जाएंगे। मैं डरी हुई नहीं थी क्योंकि मैं कोई बुज़दिल नहीं थी, वो बस एक हकीकत थी। मेरी कोख में मेरा चौथा बच्चा था और मैं बाथरूम में उल्टी कर रही थी। मेरी एक कॉलीग मेरे साथ थी और तभी उसे बाथरूम जाना था। वो कह रही थी कहीं हमें उड़ाया तो नहीं जाएगा और मैंने कहा ओह गॉड। पेंटागन में हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमारी लोकेशन को खतरा था। हमारे लिए वो एक मजबूत किला था। हमारे आसपास सब कुछ जल रहा था। मैं किसी तरह निकलने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार मुझे दिन की रोशनी दिखी और मेरा एड्रेनलिन तेज हो गया और
मैं खड़ा हुआ और एक बड़े टूटे हुए हिस्से से बाहर निकल गया। मेरे शरीर का 47% से ज्यादा हिस्सा जल चुका था और इतना जेट फ्यूल और धुआं मेरी सांसों में जा चुका था कि 2 बार मेरी धड़कनें रुक गई थी। मेरी ब्रांच में सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। उस समय प्रेसिडेंट आतंकवादियों का एक अहम निशाना थे। सीक्रेट सर्विस ने कहा कि हमारा वॉशिंगटन लौटना सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये साफ नहीं था कि हम जाने कहां वाले थे। हमें तुरंत उड़ान भरनी थी, हमें प्रेसिडेंट को खतरे से निकालना था। उस दिन सुबह किसी ने व्हाइट हाउस में फोन किया और कहा कि उनके प्लेन एयरफोर्स 1 में बॉम्ब है। सीक्रेट सर्विस को सबसे ज्यादा फिक्र ये थी कि कॉलर को एयरफोर्स 1 के कॉल साइन एंजल की जानकारी थी। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो अपने ऑटोमेटिक हथियार ताने सीक्रेट सर्विस एजेंट्स एयरफोर्स 1 के चारों तरफ घेरा डाले हुए थे। वो सबकी हर चीज की तलाशी ले रहे थे, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट से भरे मेरे ब्रीफकेस की तलाशी ली। मैंने उन्हें नहीं रोका। प्लेन का टेक ऑफ बहुत ही तेज और सीधा था। हमें पता चला कि अब हम काफी देर तक गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर उड़ते रहने वाले थे। एंड्रयूज एयरफोर्स बेस की ओर जाते समय मैंने उठकर खिड़की के बाहर देखा तो वहां एयरफोर्स 1 के साथ एक जेट फाइटर उड़ रहा था। अगर कोई एयरफोर्स 1 पर सरफेस टू एयर मिसाइल दागता तो उन फाइटर्स को खुद को उस मिसाइल और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बीच में ले आना था। मैं फोन पर बात कर रही थी FAA से। किसी ने हमें फोन करके कहा कि शायद एक प्लेन हाईजैक हुआ है। सभी विमानों को जमीन पर ले आया गया था, लेकिन हवा में एक विमान था जिसका पता नहीं चल रहा था। यूनाइटेड 93 क्लेवेंट। मैं यही कह सकती हूँ कि तब अफरा तफरी मच गई थी। हमें पता चला कि कुछ और प्लेन्स आ रहे थे, एक और हमला होने वाला था। वो एक्रन के ऊपर वापस मुड़ रहा है, वो पूरब की ओर बढ़ रहा है। वॉशिंगटन DC से लगभग 25 मील दूर से इस तरफ बढ़ रहा है। फ्लाइट 93 के लोगों को कुछ प्लेन्स के हाईजैक होने की खबरें मिल रही थी। उसके यात्री नहीं चाहते थे कि फ्लाइट 93 को हथियार बनाया जाए। हनी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मुझे लगता है इस प्लेन में कुछ गड़बड़ है। वो लोग 2 प्लेन्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा चुके हैं और ऐसा लगता है कि वो इसे भी कहीं टकराने वाले हैं। यूनाइटेड 93 अपने पंख हिला रहा है, उन्हें पता नहीं कि इसका क्या मतलब है। फ्लाइट 93 के यात्रियों ने आतंकवादियों पर हमला कर दिया और कॉकपिट में हाईजैकर्स के साथ उनकी लड़ाई हुई। उन्होंने उसे अमेरिका की राजधानी पे हमला करने का हथियार बनने से रोक दिया। वो क्रैश हो गया। वो कब लैंड हुआ? क्योंकि हमें पता है नहीं, लैंड नहीं हुआ है। मैं एयरफोर्स 1 के सीनियर स्टाफ कंपार्टमेंट में लोगों के एक छोटे ग्रुप में शामिल था और हम टीवी देख रहे थे। प्रेसिडेंट ने मुझसे नजरें मिलाकर पूछा कि माइकल, ये किसने किया है? इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के नाते आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। इन दोनों के आधार पर आपकी क्या राय है? कौन जिम्मेदार था? इसके बारे में सारी जानकारियां और सबकी राय को हमें अब सबके सामने रखना था। मैं FAA के प्रतिनिधि के साथ मिलकर पता लगा रही थी कि ये किसकी साजिश थी। मैंने वाकई उस समय आ रही जानकारी पर ध्यान देने की कोशिश की। टीम ने फ्लाइट मैनिफेस्ट हासिल कर लिए थे। उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है कि प्लेन में कौन कौन होता है। हमें पता था मैनिफेस्ट में आतंकवादियों के भी नाम होंगे, तो हमने ऐसे लोगों को भी ढूंढने की कोशिश की जिन पर हमें आतंकवादी होने का शक था। 58 यात्री और 11 क्रू। फ्लाइट में 81 यात्री, 9 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट्स हैं। क्या वो नाम स्कैन किए हुए पासपोर्ट से मेल खाते थे? और जाने पहचाने आतंकवादी संगठनों में उनके बारे में खोज करके हमने कुछ संदिग्ध छांट लिए। तभी रूम में अचानक एक एनालिस्ट दाखिल हुआ और उसने हाथ में कागज लहराते हुए कहा कि मेरे पास प्लेन का मैनिफेस्ट है। उस मैनिफेस्ट में एक नाम था जिस पर अलकायदा का काफी बड़ा आतंकवादी होने का शक था। हम कई सालों से जानते थे कि वो आतंकवादी समूह अमेरिका पर हमला करने का पक्का इरादा रखता था। उस समय उस नाम का वहाँ होना कोई संयोग नहीं था। हम तुरंत समझ गए थे कि वो ओसामा बिन लादेन का काम था। ओके, पता चल गया कि ये अलकायदा का काम है। प्रेसिडेंट को भी बता दिया गया था। ब्रीफर के तौर पर माइकल मोरेल उनके साथ थे। मैंने उनसे कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरा मानना है ये किसी देश का काम नहीं है। मेरे हिसाब से ये अलकायदा का और बिन लादेन का काम है, और मैं ये अपने बच्चों की कसम खाकर कह सकता। उनके साथ हमारी एक वीडियो बातचीत हुई थी जिसमें हमने उन्हें शुरुआती जानकारी दी कि क्या हुआ था और कौन जिम्मेदार था। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का एक गठबंधन बनाओ, हम उन्हें मिलकर ढूंढेंगे और खत्म कर देंगे। और काम शुरू हो गया। बचपन में मुझे पजल्स पसंद थे, खासकर 5 मिनट वाले रहस्यमय पजल
जिसमें एक छोटी सी कहानी और कुछ सुराग होते थे और 5 मिनट में उसे सुलझाना होता था। मुझे उस खेल का दबाव पसंद था। मुझे ये नहीं पता था कि कई साल बाद वो बहुत मददगार होगा। अजीब है कि वियतनाम युद्ध के बाद मैं CIA में शामिल होना चाहती थी, पर लोगों को CIA पसंद नहीं था। लेकिन मुझे पता था कि CIA के एनालिस्ट वो सब करते थे जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो सच में दुनिया को समझकर अमेरिका की मदद करना चाहते थे और मैं भी। मैं खुशकिस्मत थी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ही CIA ने मेरा इंटरव्यू लेकर मुझे चुन लिया। 1993 में CIA का एक छोटा ग्रुप, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थीं, बिन लादेन पर फोकस कर रहा था। जब हमें पहली बार ओसामा बिन लादेन की जानकारी मिली थी तो पता चला कि वो सऊदी अरब के एक बहुत धनी और प्रभावशाली परिवार से था। 1980 के पूरे दशक में वो सोवियत संघ का विरोध कर रहे अफगान लड़ाकों का मददगार था। अफगानिस्तान में गुफाओं में रहने वाले उन जबरदस्त लड़ाकों की कहानी मशहूर हो रही थी, जो अपने देश को सोवियत संघ के हमले से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका भी सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहा था, इसलिए सबको लग रहा था कि अफगान लड़ाके अच्छा काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के विद्रोहियों को अमेरिका ने करोड़ों डॉलर्स की मदद दी है, जो अब तक के CIA के सबसे बड़े गुप्त अभियानों में से एक है। सब खत्म हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा। दूसरे देशों में सोवियत संघ के फौजी दखल का युग खत्म हो गया है। अफगानिस्तान में जीतने के बाद बिन लादेन का हौसला बहुत बुलंद था और उसे लग रहा था कि हम इसी तरीके से मिडिल ईस्ट में सभी देशों की सत्ता बदल देंगे। वो एक नया इस्लामिक साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। उसका कहना था वो उस इलाके पर पश्चिमी असर खत्म करना चाहता था। बिन लादेन अमेरिका की इस बात से नफरत करता था कि वो मुस्लिम दुनिया में दखल देकर काफिर नेता खड़े कर रहा था। बिन लादेन का मानना था कि अमेरिका हर उस चीज का समर्थन करता है जो उनकी नजर में गलत थी, जैसे उदारवादी लोकतंत्र, धार्मिक नहीं होने की छूट, समाज में महिलाओं की बराबरी की भूमिका। ये सब चीजें उस कट्टरवादी आंदोलन के खिलाफ थीं जो बिन लादेन और उसके साथी चला रहे थे। इसलिए उन्होंने एक बैठक बुलाई और उसमें अल कायदा का गठन हुआ। 1988 में हमारी नजर हर बात पर थी। हमें पता था कि बिन लादेन सोवियत संघ के खिलाफ ट्रेनिंग कैंप्स और सेफ हाउसेस चला रहा था। युद्ध खत्म होने के बाद हमें पता चला कि उसने उन कैंप्स को दूसरे देशों में जाकर हमला करने वाले इस्लामिक उग्रवादियों का ट्रेनिंग कैंप बना दिया था। हमें पता था कि उनके पास आतंकी क्षमताएं थीं, पर हमें ये नहीं पता था कि वो किस हद तक अमेरिका पर हमला कर सकते थे। 1992 में यमन में अमेरिकी फौजियों पर एक हमला हुआ था। हमने जांच की और सुरागों से पता चला कि उसमें बिन लादेन भी शामिल था। आज सुबह सऊदी अरब में हुए विस्फोटों में 4 अमेरिकी मारे गए। CIA से एक नाम बार बार सामने आ रहा था, ओसामा बिन लादेन। अमेरिकी दूतावासों पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 210 लोग मारे गए। ये अमेरिका विरोधी आतंकवाद की सबसे बड़ी हरकत है। ओसामा बिन लादेन ईस्ट अफ्रीका में हुए विस्फोटों का एक संभावित मास्टरमाइंड। 5 अमेरिकी सेलर्स मारे गए। आधुनिक इतिहास में किसी अमेरिकी शिप पर सबसे बुरा आतंकवादी हमला। और इसका शक जा रहा है ओसामा बिन लादेन पर। नक्शे पर निशान लगाते ही पूरी दुनिया में फैली एक पट्टी बन गई। ये लगभग हर तरफ हो रहा था। हमें लग रहा था कि ये आतंकवाद के नए दौर की शुरुआत है। 9/11 के हमले से कुछ महीने पहले हमें खुफिया रिपोर्ट्स मिल रही थीं कि अलकायदा से अमेरिकी ठिकानों को खतरा था। हमने पहले कभी इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं देखी थी। हमें इस बात का पता चल गया था कि कोई बड़ी घटना होने वाली थी। हमें खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि बिन लादेन के नेटवर्क के लोग अपनी माओं को फोन करके उन्हें अलविदा कह रहे थे। इसका मतलब था कि कोई बहुत गंभीर घटना होने वाली थी। हम अफगानिस्तान में जिन लोगों पर नजर रख रहे थे वो कैंप्स छोड़कर जा रहे थे। बिन लादेन ने खुलेआम कहा था कि ये एक बड़ा सरप्राइज होगा। वो कयामत की बात कर रहे थे, मतलब बुरा होने वाला था। हमने एयरलाइंस और आतंकवादियों के खतरे के बारे में FAA, कस्टम्स और बॉर्डर पेट्रोल को लगभग 100 संदेश भेजे। पिछले 5 सालों में हमने कई बार चेतावनी दी थी कि अमेरिका के राष्ट्र प्रतीकों जैसे व्हाइट हाउस, कैपिटल और अमेरिकी पूंजीवाद के प्रतीक पर हमले की सबसे ज्यादा आशंका थी। एविएशन से जुड़े हमलों के लिए आतंकवादी नए तरीके विकसित कर रहे थे। 10 जुलाई की सुबह अलकायदा सेक्शन के हेड मेरे ऑफिस में आए और मैंने कहा, चीफ, अब मामला बिगड़ने वाला है। हमले के खतरे के बेहिसाब संकेत मिल रहे हैं। अब अमेरिका को काम करना होगा। मैंने प्रेसिडेंट को बताया कि बिन लादेन कई आतंकी हमले की योजना बना रहा है। बिन लादेन के हमलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुझे याद है कि मैं अलकायदा यूनिट के हेड के पास गया था। एक दीवार पर कागजों का ढेर लगा था और वहां ऐसे कई ढेर थे। मैंने पूछा कि
फर्श पर ये कैसे कागज पड़े हैं? उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ी तबाही होगी और हजारों अमेरिकी मारे जाएंगे, ये वैसी घटनाओं की चेतावनी है। ये उन सब की ब्रीफिंग और थ्रेट रिपोर्ट है जो हमने दी है। मैंने कहा ये तो बहुत है। उन्होंने कहा हाँ। इस रिपोर्टिंग में सबसे हताश करने वाली बात ये थी कि ये साफ नहीं था कि ये कब, कहां और कैसे होगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दूसरा टावर भी अभी अभी ढह गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमें हर सुबह लगता था कि हम जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि अपने कार्यकाल के दौरान हुए हमले के लिए आप खुद को जिम्मेदार ना समझें, इसलिए आप खुद से सवाल करने लगते हैं। आपके मन में ढेरों सवाल होते हैं। मुझे याद है कि मैं सोच रहा था कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा, और अफसोस कि मैं सही था। हम जानते थे कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बिन लादेन को सुरक्षित ठिकाना दे रखा था। मैंने कहा कि देखो, हमें तालिबान को ये कहना होगा कि बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें, नहीं तो हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। हमने तालिबान को बिन लादेन को हमारे हवाले करने का मौका दिया, लेकिन वो नहीं माने। शनिवार को प्रेसिडेंट बुश ने अपनी वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई। मैं प्रेसिडेंट के पास गया जो किसी ऐसे आदमी से बात कर रहे थे जो उन्हें डिप्लोमेसी को मौका देने की सलाह दे रहा था। लेकिन प्रेसिडेंट ने कहा, फक डिप्लोमेसी, हम जंग छेड़ रहे हैं। मैंने अपनी सरकार के सबसे आला लोगों को इस ट्रेजेडी पर चर्चा के लिए बुलाया है। हम पता लगा लेंगे कि ये किसने किया है। हम उनके बिलों से खींच लाएंगे, हम उन्हें खदेड़ेंगे और इसकी पूरी सजा देंगे। हम जंग लड़ रहे हैं। इसके बाद जो मीटिंग हुई उसमें तय करना था कि हम क्या करने वाले हैं। मुझे पता नहीं था कि CIA अगुवाई करेगा या डिफेंस डिपार्टमेंट वाले सब कुछ संभालेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास लगभग हर चीज के लिए मिलिट्री प्लान्स हैं। उनका वही काम है, वो वॉर के लिए योजना बनाते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड रम्सफेल्ड से पूछा कि हम कितने दिनों में अफगानिस्तान पर हमला कर सकते हैं, और उनका जवाब था लगभग 6 महीने। काउंटर टेररिज्म के चीफ कोफा ब्लैक उस समय जॉर्ज टेनेट के पीछे बैठे हुए थे। टेबल पर उनके लिए जगह नहीं थी, लेकिन वो बोलने से हिचकते नहीं थे। अगर आप जनरल जॉर्ज पैटन के बारे में विस्तार से पढ़ें, पता चलेगा कि आधी लीडरशिप थिएटर ही है। मैंने अपनी चेयर टेबल के पास खिसकाकर उस पर अपनी कोहनी टिकाई। वो मेरी ओर मुड़े। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। मैं 5 सेकंड तक उन्हें घूरता रहा और फिर मैंने सहजता से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट। इसके बाद मैंने जो कुछ भी कहा वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसका मतलब ये था कि अगर आप मुझे ये काम करने देंगे तो 6 हफ्तों में उनकी लाश की आंखों पर मक्खियां भिनभिनाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं भी यही बोल रहा हूँ। और बुश ने कहा कि तुम इंचार्ज हो, कोफर। डोनाल्ड रम्सफेल्ड की तो हालत खराब थी। अमेरिका पर ये पर्ल हार्बर के बाद का सबसे बुरा हमला था और अमेरिका की हिफाजत की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी, और ये पूरा का पूरा मामला एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को सौंप दिया गया जो कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं था। हमें इंसाफ वेस्ट में एक पुराना पोस्टर होता था जिस पर लिखा होता था, चाहिए जिंदा या मुर्दा। कोफा ब्लैक ने मुझे फोन करके कहा कि वो अफगानिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं और उसके ज्यादातर हिस्से की अगुवाई करने के लिए तुम्हारा नाम पेश किया गया। मैं ऑफिस पहुंचा तो हैंक क्रम्पटन वहां थे, जिन्हें अफगानिस्तान में फौज की तैनाती संभालने का जिम्मा दिया गया था। हमने कोड नेम जॉ ब्रेकर चुना। उस यूनिट में हम लगभग आधा दर्जन लोग ही थे। वो एक नई यूनिट थी। हमने पहले छोटी छोटी टीम्स बनाई, केस ऑफिसर्स, पैरामिलिट्री ऑफिसर्स, भाषा जानने वाले कम्युनिकेटर्स। CIA की किसी भी टीम में 8 से ज्यादा लोग नहीं थे और हमारे पास कुल 13 टीम्स थीं। हम अपनी टीम्स को दुश्मनों के मोर्चे के पीछे अपने अफगान सहयोगी नॉर्दर्न अलायंस के साथ काम करने के लिए भेजने वाले थे। वो वहाँ पहले से ही अल-कायदा को ढूंढकर खत्म करने के लिए तालिबान से लड़ रहे थे। मैंने टीम्स को ब्रीफ किया। इस तरह के संकट में लोगों को ये साफ साफ बता देना होता है कि ये अलग मामला है। उनके हुक्म बहुत साफ और सीधे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें बिन लादेन का सर चाहिए, वो भी ड्राई आइस में रखकर। उन्हें बिन लादेन का सर चाहिए था। उसका सिर काट कर बॉक्स में रखकर प्रेसिडेंट के लिए ले आना। ये वॉल्ट डिज्नी की फिल्म नहीं है। उन्होंने हमें बिल्कुल साफ, सीधे और बहुत ही खतरनाक मैसेज दिए थे। हम ढेर सारे लोग हेलीकॉप्टर में वहाँ पहुँचे। मुझे याद है हम 10 लोग थे 9/11 के हमले के महज 2 हफ्ते बाद। हैंक ने मुझसे कहा कि हमारी और फौज के बीच एक सहमति है। हम वहाँ CIA की एक टीम भेजेंगे और अगर 2 हफ्ते बाद भी वो जिंदा रहे तो स्पेशल फोर्सेस की एक टीम को तुम्हारे पास जाने की इजाजत दी जाएगी। मैंने कहा कि क्यों ना उन्हें शुरू से ही मेरे साथ भेजा जाए, मैं चाहूंगा कि कुछ और हथियारबंद लोग हों। उसने कहा कि अच्छा ठीक है। शुरू से ही हम बिन लादेन को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमने एक वॉरलॉर्ड के जरिए तालिबान के कुछ लीडर्स के साथ अपनी मीटिंग तय की।
तालिबान एक कट्टरवादी मुस्लिम मूवमेंट था जो अफगानिस्तान पर राज कर रहा था। वो भी बिन लादेन की तरह पश्चिमी देशों से नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने अलकायदा को छिपने की जगह दी थी। बिन लादेन को पकड़ने के लिए हमें पहले तालिबान से निपटना था। उनकी इंटेलिजेंस सर्विस के लोग पश्तून वाली रिवाज के तहत मिलने को तैयार हो गए। एक वॉरलॉर्ड सुरक्षित जगह उपलब्ध कराने वाला था जहां दोनों तरफ के लोग आकर सुरक्षित ढंग से बात कर सकते थे, इसलिए मैंने उसके लिए एक टीम भेजी। मैंने उनसे कहा कि वहां पहुंचने पर अगर अफगानों ने सहयोग किया तो उनसे सौदा कर लेना, और अगर नहीं किया तो उन्हें मार डालना या उन्हें अगवा कर लेना, तुम्हारी मर्जी। हमारे लोगों ने उनसे पूछा, ओसामा बिन लादेन कहाँ है? उनका जवाब था, कौन ओसामा? और मेरे ख्याल से वो उनकी गलती थी। हमारे लोगों ने हथियार तानकर उनके मुंह और हाथ बांध दिए और उन्हें गाड़ियों में लेकर निकल पड़े। नवंबर तक पूरे अफगानिस्तान में लगभग 410 अमेरिकन तैनात थे। अलग अलग टीमों के मुकाबले दुश्मनों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। मैं हैंक क्रम्पटन के साथ ओवरहेड फोटोग्राफी में गया और हम देख सकते थे कि अफगानिस्तान में घुसने के खैबर पास और दूसरे रास्तों पर 5 से 10 मील लंबे ट्रैफिक जैम थे। ऐसा लग रहा था कि काफिरों यानी हमारे खिलाफ लड़ने के लिए मिडिल ईस्ट का हर जिहादी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अपने सीमित साधनों से जो करने की कोशिश हम कर रहे थे उसमें एक बुनियादी कमजोरी थी। दुश्मन के मुकाबले हमारी तादाद बहुत कम थी, लेकिन हमारे पास हवाई ताकत थी। 9/11 से ठीक पहले मुझे एक हथियारबंद ड्रोन प्रोग्राम के बारे में बताया गया था। मुझे काउंटर टेररिज्म सेंटर में रख लिया गया। ऑपरेशन जॉ ब्रेकर में हमने सबसे पहले टारगेट्स की पहचान शुरू की और हम वहां पर तैनात लोगों से मिल रही खुफिया जानकारी पर निर्भर थे। CIA की टीम नॉर्दर्न अलायंस के साथ काम कर रही थी और हम दुश्मनों के इलाके में अपने सोर्सेज भेज रहे थे। मेरे पास सेलफोन्स जैसे दिखने वाले GPS से लैस लोग थे। वो इमारतों के पास जाकर पता लगाते थे और तालिबान का ठिकाना होने पर वो उसे मार्क कर देते थे। वो वैसी तमाम इमारतों को मार्क कर देते थे और फिर मैं उस रिपोर्ट को वापस CIA के पास भेजकर बताता था कि तालिबान इस इमारत में है, इस ठिकाने पर हैं। और फिर हम उन लोगों को निशाना बनाकर खत्म करने लगे। क्या तुम तैयार हो? हाँ, तैयार है। शायद अलकायदा को लग रहा होगा कि क्या किसी ने हम पर GPS लगा दिया है, हम इस तरह मर क्यों रहे हैं। शायद उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आया था कि ये क्या था। मेरे पास अफगानिस्तान का वो जोन था जो पूर्वी हिस्से को कंट्रोल करता था और शायद अफगानिस्तान में अलकायदा के 95% लोग मेरे इलाके में थे। हमने पहाड़ों की चोटियों पर रेडियो से लैस अफगान सैनिकों को तैनात कर दिया था जो बिन लादेन को ढूंढ रहे थे। आखिरकार हमें खबर मिली कि बिन लादेन काबुल में था। हमने तय किया कि ठीक है, अब हम काबुल पर हमला करेंगे। हम काबुल से बाहर शोमाली प्लेन्स में थे। स्पेशल फोर्सेस की टीम्स ने हमें ज्वाइन किया। शोमाली प्लेन्स में CIA या स्पेशल फोर्सेस के 25 लोगों के साथ नॉर्दर्न अलायंस के 5000 लड़ाके थे। उनका सामना तालिबान और अलकायदा के 15000 लोगों से था। हमारे मुकाबले उनकी तादाद 3 या 4 गुना ज्यादा थी। हमारे प्लान पर काम करने के लिए नॉर्दर्न अलायंस और अमेरिकी एयर पावर के बीच तालमेल बहुत जरूरी था। इसलिए हमने एयर सपोर्ट के लिए बातचीत करके एक तारीख तय की। वो 9 तारीख थी। नॉर्दर्न अलायंस हमले के लिए तैयार हो गया। शाम के समय हजारों पिकअप गाड़ियों की हेडलाइट्स दिख रही थीं, जिनमें से हर एक में 8 लोग थे। वो शहर से निकलकर ऐसी जगह जमा हो रहे थे जहां से वो हम पर हमला कर सकें। उनका इरादा वहां मौजूद नॉर्दर्न अलायंस और तमाम अमेरिकी लोगों को मार डालने का था। वो बहुत बड़ी फौज, लेकिन हमारे पास एयर पावर थी जो उनके पास नहीं थी। मैंने अपने करियर में ज्यादातर US मिलिट्री में ही काम किया है और US एयर पावर की बात आते ही मैंने अपनी आधी टीम को नॉर्दर्न अलायंस के साथ हमले के अगले मोर्चे पर भेजा। नॉर्दर्न अलायंस के लोग कतार में आकर बिल्कुल तैयार हो गए और फिर हमारे प्लेन्स नहीं आए और फिर दोनों तरफ से गोलाबारी शुरू हुई। तालिबान बंकर्स और ट्रेंचेस में थे। हमारे लोग अच्छी तरह छिपे नहीं थे। उनके पास छिपने के ठिकाने नहीं थे। खुद को बचाने की कोई जगह नहीं थी। हम बिल्कुल खुले में थे। मुझे मैसेजेस भेजने पड़े कि आखिर हो क्या रहा है। एयर एसिड्स हजारों मील दूर हैं और अब दुश्मन के 15,000 लोग हमारे सिर पर थे। मैंने अपने ऑफिसर से कहा कि किसी को भी सरेंडर करने की इजाजत नहीं है। अगर हम घिर गए तो आखिरी गोली खुद को मार लेना, नहीं तो अलकायदा वाले तुम्हें टॉर्चर करने का वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में भेजेंगे और तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। और फिर अचानक एयरफोर्स का हमला शुरू हो गया। उस मोर्चे पर B-52 विमान बॉम्ब गिरा रहे थे।
AC-130 गनशिप्स आ रहे थे, फाइटर एयरक्राफ्ट भी आ रहे थे। तालिबान के ठिकाने अमेरिकी एयर पावर को नहीं झेल पाए। अब वो एक एक करके अपने मोर्चे छोड़कर भागने लगे। वो जैसे ही पीछे हटे, नॉर्दर्न अलायंस ने आगे बढ़कर उनके मोर्चों पर कब्जा कर लिया। पिछले शुक्रवार को शुरुआती हमला करने के बाद अमेरिकन समर्थन वाली तालिबानी विरोधी फौजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सिर्फ कल ही में अफगानिस्तान पर 400 से ज्यादा बॉम्ब गिराए गए हैं। कमांडर्स का दावा है कि उन्होंने महज 2 दिनों में तालिबान के लगभग 1000 लड़ाकों को मार गिराया है। हम किसी के भी अनुमान से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे थे और इसीलिए तालिबान ने अपने आप शहरों को खाली करना शुरू कर दिया था। मुझसे कहा गया था कि व्हाइट हाउस चाहता है कि आप लोग वहीं रुक जाएं। हम नहीं चाहते थे कि आप शहरों में जाएं, शहरों से 5 मील पहले ही रुक जाएं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लोग हमें कबूल कर रहे थे, हमें चीयर कर रहे थे। जनता तालिबान के खिलाफ हो गई, उन्हें पीट रही थी, उन्हें गिरफ्तार कर रही थी। तालिबान ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था, वो राक्षस थे। हर किसी को डर था कि ये लंबी लड़ाई वाली एक खतरनाक स्थिति बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवंबर तक काबुल तालिबान से आजाद हो गया था। शायद हमारा तरीका कारगर था, खासकर जब काबुल कब्जे में आ गया था और कोई अमेरिकी सैनिक मारा नहीं गया। हमने जमीन पर अपने महज 300 लोग भेजकर तालिबान को हरा दिया। 45 दिनों में हमने तालिबान को धूल चटा दी थी, जो कि लाजवाब था। वो बहुत कामयाब ऑपरेशन था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मलबे से एक एक करके 1 डजन से भी ज्यादा फायर फाइटर्स की लाशों को निकाला गया। न्यूयॉर्क के सबसे साहसी लोगों में से 343 मारे गए या लापता है। हवाई जंग का तीसरा हफ्ता विवादों के साथ शुरू हुआ। काबुल की एक सड़क पर ताबूतों में पड़ी लाशों से नए सवाल उठने लगे हैं कि अमेरिकी हमले कितने सटीक हैं। अफगानिस्तान की राजधानी से मिली तस्वीरों में ताज़ा हमलों के बाद के नज़ारे दिख रहे हैं। गलत जगह गिरे एक बम से घर तबाह हो गए और कई लोग मारे गए। और जहाँ तक बात है अमेरिका के नजरिए की, उन खबरों की कोई अहमियत नहीं थी। ज्यादातर पोल्स के मुताबिक 80% लोग अब फौजी हमले के हिमायती हैं। क्या अमेरिका को वाकई में हमला करना चाहिए था? 66% लोग सहमत हैं। हमें दुष्कर्म करने वालों को हराना है। हमें उनको पकड़कर उनके जुर्मों की सजा देनी, और हम लोग अफगानिस्तान में यही करते। दिसंबर की शुरुआत तक अफगानिस्तान के सभी बड़े शहरों पर हमारा कब्जा हो गया था। शहरी इलाकों पर अलकायदा की कोई पकड़ नहीं थी। बेशक हमने मिशन के कुछ पहलुओं को पूरा कर लिया था, लेकिन हम बिन लादेन को मारकर उसका सर नहीं ला पाए थे। हमने उसका एक रेडियो बरामद कर लिया था और हमारे पास उसामा बिन लादेन की आवाज पहचानने वाला एक एक्सपर्ट था। वो शॉर्टवेव रेडियो सुन रहा था। उसने सुना कि उसामा बिन लादेन अपने लोगों से कह रहा था कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, ये बहुत बुरा हुआ, ये मेरी गलती है। वो शॉर्ट रेंज रेडियो बहुत थोड़ी दूर तक काम करता था। पहाड़ों में तो रेंज और भी कम थी। हमने पता लगा लिया। वो पहाड़ों में चले गए थे। सोवियत अफगान जमाने से ही टोरा बोरा में उनका ठिकाना था। वहाँ काफी सुरंगें थीं। इंटेलिजेंस का कहना था कि वो लोग उन्हीं में छिपे थे। मैंने अपने सभी लोगों को बुलाकर कहा कि हमें अपने साथी वहाँ भेजने होंगे। हमारे 4 लोगों की टीम 10 अफगानों और गधों के साथ पहाड़ों पर चढ़ने लगी। उनमें से एक गधे पर आरपीजी लदा हुआ था। आधे दिन की चढ़ाई के बाद आरपीजी का एक गोला फट गया, जिस वजह से उस गधे के पर खच्चे उड़ गए। उसके तकरीबन 20 टुकड़े हो गए। 2 अफगान लोग भी मारे गए, इसलिए उन्हें नीचे लाना पड़ा। हमें उन्हें दफनाकर वापस ऊपर जाना था। वो फिर से पहाड़ पर चढ़ गए। वो काफी ऊंचाई पर पहुंचकर अंदर तक चले गए और ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से वो नीचे पूरे इलाके पर नजर रख सकते थे। उन्होंने उसे देख लिया। बिन लादेन के पास लगभग 1000 लोग थे। टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और तमाम तरह की चीजें थीं और वो पहाड़ों पर हमारे लोगों से नीचे थे। हमारी तादाद बहुत कम थी। हम किसी भी तरह बिन लादेन समेत उन सभी लोगों को पकड़ने या मारने के इरादे से उनसे नहीं लड़ सकते थे। मुट्ठी भर अमेरिकी सैनिकों और अफगान लड़ाकों के साथ ये मुमकिन नहीं था। इसके लिए 800 रेंजर्स की पूरी बटालियन चाहिए। हमें उनको वहां पहुंचाना था। मैंने हैंक से बात की, उसने अपील की। मैंने अपने ऊपर कोफर और प्रेसिडेंट तक सारी बात पहुंचाई और मैंने कहा कि हमें कुछ और सैनिक भेजने होंगे। हमें पहाड़ों में मदद के लिए रेंजर्स और मरीन्स की जरूरत है। मुझे पता था कि ये बस कुछ घंटों की ही बात थी, नहीं तो ये मौका भी चला जाता। मैंने सेना को बताने की कोशिश की कि अब आपको बहुत बड़ी फौज लाकर इस पूरे मामले को खत्म करना है, और सेक्रेटरी रम्सफेल्ड ने शायद कहा था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये CIA का ऑपरेशन है। कांधार में मरीन्स के साथ तैनात जनरल मैटिस के सैनिकों को वहां भेजा जा सकता था। वो वहां जाने को तैयार नहीं थे। अमेरिकी सैनिकों को वहां भेजने के मामले में काफी झिझक थी, इसलिए उन्होंने यही सुझाया कि उस जगह पर बॉम्ब गिरा देते हैं। कोई सैनिक नहीं, हम बॉम्ब गिराएंगे। हम में से कोई भी उनके इस फैसले से सहमत नहीं था, लेकिन जब सीधे प्रेसिडेंट से हुक्म आ रहा हो तो मैं क्या कर सकती थी? वही कमांडर इन चीफ थे। मैं उस वक्त पॉलिसी पर अमेरिकन प्रेसिडेंट से सवाल करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं था।
वो CIA के ऑफिसर का काम नहीं है। मैंने फिर से गैरी को फोन करके उन्हें बताया कि उनके पास जो कुछ है उन्हें उसी से काम करना होगा। हमारे पास 4 अमेरिकी सैनिक थे और नीचे दुश्मन के 1000 लोग थे। अगर हम उन लोगों को अभी खत्म नहीं करते तो उनमें से हर एक किसी और देश में जाकर किसी जहाज को इमारत से टकराने वाला पायलट बन सकता था। मेरे साथ मौजूद एक शख्स कॉम्बैट कंट्रोलर था। कॉम्बैट कंट्रोलर्स मोर्चे से हवाई हमले के निर्देश देते हैं। मैंने कहा कि शुरू करो। उसने खबर भेजी और B-52, B-1 और F-15 विमानों से हमला करने का हुक्म दिया। उन 4 अमेरिकन ने वहां 56 घंटों तक हवाई हमला करवाया। वहाँ बहुत गुफाएं थी और उन्हें तबाह करने के लिए काफी बमबारी की जरूरत होती है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे जबरदस्त बमबारी थी। वो अमेरिका के पास मौजूद सबसे बड़ा पारंपरिक बॉम्ब ब्लू 82 भी ले आए। वो इतना बड़ा था कि उन्हें उसको एक ट्रांसपोर्ट प्लेन के पीछे से गिराना पड़ा। ब्लू 82 और बॉम्बिंग्स के बाद हमें वहां से कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अगर वो मर गया है तो उसका सिर काटकर हमारे पास भेजो या फिर हाथ भेजो, या अगर मुमकिन है तो खून का सैंपल भेजो ताकि हम DNA मैच कर सकें, क्योंकि हमें उसकी मौत के फॉरेंसिक सबूत की जरूरत थी। मैंने कुछ लोगों को Q-टिप्स के साथ वहां भेजा जो उसका DNA लाने की कोशिश कर रहे थे। हमें लगा हमने उसे मार डाला। टोरा बोरा में सब कुछ खत्म हो गया। अलकायदा का आखिरी ठिकाना भी तबाह हो गया। अफगान मिलिशिया जश्न मना रही है ओसामा बिन लादेन की आखिरी हार का। Our victories today have been very decisive, very important. All the tunnels, all the caves of Al-Qaeda up on the mountain of Tora Bora have been captured by our forces. हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन पकड़ा गया है और कौन बचा है और किसकी मौत हो चुकी है। हो सकता है वो अभी भी जिंदा हो सकता है मारा गया हो। अमेरिका ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए अगर बिन लादेन मारा गया है तो अमेरिकी सैनिक उसका सबूत ले आएंगे। अभी अभी खबरें आ रही है कि वो मारा जा चुका है। उसके 6 महीने बाद मैं अमेरिका में अपने एक दोस्त के घर में डिनर कर रहा था और उस वक्त टीवी भी ऑन था। वो दिखाई दिया, वो टीवी पर था। अब हम जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन जिंदा है। दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी अब भी जिंदा है। सरकार ये सब कभी नहीं देखना चाहती थी। अगर बिन लादेन अफगानिस्तान छोड़ता तो वो कहीं भी जा सकता था। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला था। उसके पास $25 करोड़ की दौलत है। वो अफगानिस्तान में पहाड़ों पर एक गुफा में रहता है। यहाँ से वो अपने हिसाब से जिहाद या पवित्र युद्ध में शामिल सुन्नी इस्लामिक ग्रुप्स को पैसों और साजो सामान के अलावा सामरिक मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ABC के जॉन मिलर हाल ही में बिन लादेन से एक रेयर इंटरव्यू के लिए अफगानिस्तान गए थे। बिन लादेन का इंटरव्यू एक सोचा समझा रिस्क था। हाँ, हमने जोखिम उठाया जो खतरनाक था, लेकिन पत्रकारों का यही तो काम है। मुझे तो अंदर जाकर किसी से बात करनी थी, मुझे प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं चाहिए था। ये मई 1998 की बात है, इस्लामाबाद। हमें पहले एक फ्लाइट में और फिर बसेस और पिकअप ट्रक्स में ऐसी जगह ले जाया गया जहां सड़कें नहीं थी और आखिर में हम उस पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। सभी लोग अपनी राइफल ऊपर करके आसमान की तरफ गोली चलाने लगे। लड़का AK-47 थामे हुए मेरे कान के इतने पास से गोली चला रहा था। मैंने उसकी गन दूर की, लेकिन वो फिर वापस ले आया और मैगजीन खाली कर दी। वो ओसामा बिन लादेन का बेटा था। एक फाइटर ने मुझसे कहा कि आपके लिए अच्छी खबर है, मिस्टर बिन लादेन आपके सवालों का जवाब देने के लिए राजी हैं, लेकिन हम उन्हें ट्रांसलेट नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा मैं आगे के सवाल कैसे करूंगा? उसने कहा आगे कोई सवाल नहीं होगा। हमने इंटरव्यू शुरू किया और मैं सवाल पूछने लगा। मेरा पहला सवाल था, क्या आपने पैसिफिक रूट्स पर पैसेंजर्स से भरे विमानों को उड़ाने की साजिश के लिए पैसे दिए थे? क्या मनीला में पोप की हत्या के लिए पैसे दिए थे? क्या प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को मारने की साजिश थी? और मैं वहां बैठे बैठे सिर्फ सिर हिला रहा था और सोच रहा था कि चल क्या रहा है। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैंने पीछे मौजूद अपने फिक्सर से पूछा, उसने आखिर कहा क्या? उसने बताया काफी कुछ कहा। अब हमें अपने टेप्स लेकर वहां से तुरंत निकलना था। होटल पहुंचकर हमने अहम हिस्सों को ट्रांसलेट करवाया। वो नई बातें थीं, वो खौफनाक थीं। हम फौजी वर्दी वालों और आम नागरिकों में फर्क नहीं करते। इस फतवे में सब निशाने पर है। वो हमारे वीडियो के जरिए अपने संदेश दे रहा था। वो अमेरिका के खिलाफ हमारा इस्तेमाल कर रहा था। तुम यहाँ से तभी जाओगे जब अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों की लाशें ताबूतों में भरकर जाएंगी, तभी तुम यहाँ से जाओगे। पूरा खेल पलटने वाला था। कहा जाता है कि मौका होने पर भी अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को नहीं पकड़ा।
अलकायदा के पकड़े गए फाइटर्स ने बताया कि तोरा बोरा की लड़ाई में बिन लादेन भी था। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वो बच गया क्योंकि आर्मी उसके पीछे ट्रूप्स नहीं भेज पाई। मुझे प्रशासन से थोड़ी नाराजगी थी क्योंकि उन्होंने उसे वहाँ से जाने दिया जहाँ हमें पता था कि वो कहाँ पर है, लेकिन अब वो पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके में चला गया था जहाँ उसे ढूंढ निकालना लगभग नामुमकिन था। हम उसे खत्म करके आगे बढ़ सकते थे। इससे न्यूयॉर्क के हमले के सर्वाइवर्स को सुकून मिलता कि वो मारा गया। वो उसे खत्म करने का सबसे अच्छा मौका था और अफसोस कि हमने उसका फायदा नहीं उठाया। मुझे लगा मैंने उसे मार डाला, मुझे ऐसा ही लगा था। मैंने सोचा कि अब हमें दोबारा इस काम पर लगना होगा। इस बार शायद मैं नहीं लेकिन किसी और को उसे मारने की कोशिश करनी होगी। ओसामा बिन लादेन का एक और वीडियो दुनिया के सामने आया। ओसामा बिन लादेन को देखकर ऐसा लगता नहीं कि उसे अपनी जान की परवाह है। वो हमसे बचकर नहीं जा पाएगा। 3 महीने पहले इस शख्स का एक देश पर कंट्रोल था, अब शायद बस एक गुफा ही इसके काबू में। उसे पता है हमें उसकी तलाश और उसके मुकाबले हमारी पोजीशन बेहतर है। फिक्र ये थी कि बिन लादेन और अलकायदा के दूसरे मेंबर्स एक बार अफगानिस्तान से चले गए तो वो कहीं भी जा सकते थे। वो सरहद पार करके पाकिस्तान या ईरान में गायब हो सकते थे या फ्लाइट लेकर कहीं भी जा सकते थे। ये बेहिसाब आशंकाएं हैं। वो कई सालों से हमारी सिक्योरिटी से बच रहा था। 9/11 के भी कई साल पहले हम 1996 से उसे ट्रैक कर रहे थे, इसीलिए वो बेवकूफ तो नहीं था। उसे पता था कि अपनी हिफाजत के लिए क्या करना है। तो आखिर में हमने सोचा क्या इसे देखने का कोई और तरीका हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि बिन लादेन कहाँ है, सवाल ये है कि बिन लादेन किसके साथ है। मैं एक FBI एजेंट था और मुझे पूरी दुनिया में अलकायदा के हमलों की जांच और उसके मेंबर्स से पूछताछ करने का जिम्मा सौंपा गया था। हमारा मिशन सिर्फ ओसामा बिन लादेन को पकड़ना ही नहीं था बल्कि आगे होने वाले हमलों को रोकना भी था। जब बिन लादेन तोरा बोरा से बच निकला तो अमेरिकन फोर्सेस उस तक पहुंचाने वाले सुरागों की तलाश में थी और अलकायदा सेफ हाउस से एक टेप बरामद हुआ था जिसमें बिन लादेन पूरा ऑपरेशन समझा रहा था और हर बार 9/11 के बारे में बताने पर वो कैमरा चला रहे इंसान की ओर इशारा करके कहता था मुख्तार। बिन लादेन का बेटा भी है जो उस वक्त बहुत छोटा था। उसे एक ड्रोन का टुकड़ा मिला और वो उसे देखकर बोल रहा था मुख्तार मुख्तार देखो ये क्या है। वो शख्स कैमरा के साथ आता है, उसकी जांच करता है। इस वीडियो से साफ पता चलता है कि मुख्तार बिन लादेन का नजदीकी था और वो उन गिने चुने लोगों में से एक था जिसे पता था कि बिन लादेन कहाँ छुपा है। तो हम पता लगा रहे थे कि ये मुख्तार है कौन। हमें नहीं पता था कि वो कैसा दिखता है क्योंकि वो वीडियो में कभी दिखा ही नहीं। हमें सिर्फ उसके बारे में एक शब्द पता था, मुख्तार। हम लगातार बिन लादेन की ही बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि उस समय बिन लादेन ज्यादा हरकत नहीं कर रहा था। उस काम का काफी हिस्सा उसके गुर्गों को सौंपा जा रहा था। उसामा के बाद दूसरे नंबर पर जवाहिरी था। उसके बाद कुछ और लोग भी थे जो बिन लादेन के काफी करीबी थे। अबू जुबैदा भी था जिसे बिन लादेन के ऑपरेशन संभालने वाला सबसे अहम इंसान माना जाता था और एक और रहस्यमय शख्स भी था जिसे सिर्फ मुख्तार कहा जाता था। इस तरह हम कई सारे सुराग पर काम कर रहे थे और साथ ही हमें लग रहा था कि अगला हमला भी होने वाला है। आज दोपहर अमेरिकन एयरलाइंस के एक जेट में एक दहला देने वाली घटना हुई। अधिकारियों का कहना है कि एक फ्लाइट अटेंडेंट ने एक पैसेंजर को जंबो जेट में एक बॉम्ब ले जाते हुए देखा। इसमें कोई शक नहीं है कि शख्स खुदकुशी करके अपने साथ प्लेन को भी उड़ाना चाहता था। उसके जूतों में इतने विस्फोटक थे कि उससे बड़ी तबाही हो सकती थी। रिचर्ड रीड एक शू बॉम्बर था और ये अलकायदा की विमानों पर हमला करने की पहली कोशिशों में से एक था। हमें लग रहा था कि जांच आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन तभी हमें अबू जुबैदा के बारे में पता चला। अबू जुबैदा लॉजिस्टिक्स, नए लोगों को भर्ती करने और साजिश रचने का इंचार्ज था। मैं अबू जुबैदा को बिन लादेन का दायां हाथ मानती हूँ। लगातार कई खुफिया जानकारियों से हमने पाकिस्तान में अबू जुबैदा के इधर उधर जाने का एक पैटर्न समझना शुरू किया। मुझे ये अच्छी तरह याद है कि हमने पता लगा लिया था कि वो लगभग 17 जगहों पर जाता था। हमने एक अभूतपूर्व फैसला लिया। हमने तय किया कि हम उन 17 जगहों पर एक साथ छापा मारेंगे। छापा पड़ने पर उसने एक से दूसरी छत पर छलांग लगाकर भागने की कोशिश की। उसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उससे पूछताछ करने के लिए मुझे और मेरे पार्टनर को बुलाया गया। अबू जुबैदा काफी जख्मी थे। एक डॉक्टर ने हमारे पास आकर कहा अगर उससे पूछताछ करनी है तो अभी कर लीजिए क्योंकि वो शायद सुबह तक बचे ना। मैंने उनसे कहा उसे मरने नहीं दिया जा सकता है, कुछ भी करके उसे जिंदा रखना पड़ेगा। उस वक्त हॉस्पिटल में
हम अबू जुबैदा से लगातार पूछताछ करते रहे। सब लोग हैरान थे कि वो कोऑपरेट कर रहा था। उसने हमले की साजिश कर रहे अलकायदा के एक आदमी का नाम भी बताया। मैंने उससे पूछा अगर मैं उस शख्स की फोटो दिखाऊं तो क्या वो उसे पहचान लेगा। उसने कहा जरूर। मेरे पार्टनर के पास एक सोनी का डिवाइस था, वो एक पाम पायलट जैसा था और उसमें सभी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट्स की तस्वीरें थीं। वो स्टाइलस से तस्वीरों को खिसकाता जा रहा था। वो आगे बढ़ता जा रहा था और मैंने पूछा कि क्या यही है, और उसने कहा नहीं। और मैंने गौर नहीं किया था कि मेरे पार्टनर ने गलत फोटो को जूम कर दिया था। तो मैंने कहा ओह सॉरी। फिर मैंने स्टीव से कहा तुमने मुझे गलत फोटो दी। फिर उसने पूछा पर यह आदमी कौन है। उसने कहा कि ये मुख्तार है। तो फिर मैंने फोटो को गौर से देखा। मैं परेशान हो गया था, मुझे जानना था ये मुख्तार है कौन। और वो तस्वीर थी खालिद शेख मोहम्मद की, जिसे KSM भी कहा जाता है। वो एक आतंकवादी था जिसे हम कई सालों से ट्रैक कर रहे थे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि KSM अलकायदा का सदस्य था। मुझे ये जानकर झटका लगा था, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसके मुकाबले ये झटका कुछ भी नहीं था। मैंने अबू जुबैदा से कहा कि जब इसकी बात हो रही है तो इसी के बारे में बता। उसने कहा इसी ने 9/11 करवाया था। मेरे दिमाग में सारे तार एक दूसरे से जुड़ने लगे। KSM शुरू से ही बिन लादेन का साथी था। उसने ही साजिश रची, उसने ही हमला करवाया और उसने ही 9/11 को अंजाम दिया। 1993 में खालिद शेख मोहम्मद न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक हमले को अंजाम दिया था। वो एक लोकल सेल के साथ काम करता था जिसने एक वैन में विस्फोटक लगाकर उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के तहखाने में पहुंचा दिया कि उस धमाके से इमारत बुरी तरह से हिल जाएगी और गिर भी जाएगी। वो चाहता था कि इमारत गिर जाए। बाद में उसने कहा कि उसे 1 लाख लोगों को मारना था। अगर उन्होंने कुछ ज्यादा विस्फोटक लगाए होते और ट्रक को 1 इंच बाएं या दाएं लगाया होता तो शायद इमारत गिर जाती। मामला करीबी था। खालिद शेख मोहम्मद ने आखिरकार उन टावर्स को गिराकर ही दम लिया। 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद खालिद शेख मोहम्मद के पास ढेर सारी साजिशें थीं, लेकिन उन्हें अंजाम देने के लिए पैसे नहीं थे। वो किसी तरह अफगानिस्तान और अलकायदा तक पहुंच गया। उसने ओसामा बिन लादेन तक पहुंच बना ली और वहां उसने अपना ये आइडिया बताया, हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाकर उसे तबाह कर देंगे, क्योंकि हमने पहले ऐसी कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाए। उसमें कैपिटल और पेंटागन को निशाना बनाने की बात जोड़ दी गई। वो अमेरिका को ऐसा झटका देना चाहते थे जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया। इस पूरी साजिश में सबसे अहम शख्स खालिद शेख मोहम्मद ही था। बिन लादेन उन्हें प्रेरणा देने वाला करिश्माई लीडर था, लेकिन खालिद शेख मोहम्मद उस साजिश का डिजाइनर और आर्किटेक्ट। कई गोपनीय खुफिया ऑपरेशंस के जरिए हमें पता चला कि वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में छुपा हुआ था। इससे हमने खालिद शेख मोहम्मद को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। CIA और पाकिस्तानी एजेंट्स ने 2 मंजिला इमारत पर जोरदार छापा मारकर सारे दरवाजे तोड़कर हर संदिग्ध को पकड़ लिया। परिवार वालों का कहना है कि छापे के समय सब लोग सो रहे थे। खालिद शेख मोहम्मद अंडरवेयर में ही पकड़ा गया। उस दिन उसका जन्मदिन था। आज रात खालिद शेख मोहम्मद अमेरिकी हाथों में है। अलकायदा के सबसे अहम आदमी के पास अभी कोई प्लान नहीं है। बिन लादेन और KSM में करीबी रिश्ता था। KSM को पकड़ने के बाद हमें लगा कि हम उससे बिन लादेन तक पहुंच जाएंगे। हमने बहुत अहम शख्स को पकड़ लिया था। वो अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी थी। अब CIA को बिन लादेन के बारे में पहली बार अहम सुराग मिला था और उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। खालिद शेख मोहम्मद का पकड़ा जाना बहुत अहम था, क्योंकि इससे उसकी सारी साजिशें थम गई थी और हमें उससे उन ऑपरेशंस का भी पता चला था जिन पर उस समय काम चल रहा था। हमें खुफिया जानकारियों से पता चल गया था कि बिन लादेन अपने संगठन की माइक्रो मैनेजिंग कर रहा था। हर काम की इजाजत वो खुद देता था। हमलों की योजना बनाने में वो काफी गहराई से शामिल था। वो अलकायदा का काफी हद तक सक्रिय प्रमुख बना हुआ था और उनकी क्षमताएं फिर से बढ़ने लगी थी। मुझे फिक्र हो रही थी कि कुछ और हमले हो सकते हैं। आज सुबह सबात प्रेयर्स के दौरान विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी में धमाका हुआ। अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले एक ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये एक जिंदा टाइम बॉम्ब जैसी हालत थी, क्योंकि अमेरिका भी उन जगहों में शामिल था जहां अलकायदा हमला करना चाहता था। मैं हेडक्वार्टर्स में अपने डेस्क पर बैठी हुई थी और मैंने अचानक सुना, वो इंसान नहीं, बेरहम हत्यारे हैं। वो जिंदगी की उस तरह कद्र नहीं करते जैसी हम सभ्य दुनिया में करते हैं। बिन लादेन ने अपने जैसे कई संगठन खड़े कर लिए थे। हर जगह अलकायदा ग्रुप्स दिखने लगे थे। 9/11 के हमले के समय सिर्फ एक अलकायदा था और फिर अचानक से ढेर सारे ग्रुप्स आ गए। हमेशा डर रहता था कि अगली घटना कब होगी, अगला हमला कब होगा, कब होने वाला है, कब होगा। मैं लंदन में एक मीटिंग में था और तभी किसी ने उस कमरे में आकर कहा कि लंदन में कई जगह हमले हुए हैं, दर्जनों मारे गए। सुबह के व्यस्त समय में लंदन के मास ट्रांजिट सिस्टम में लगातार कई धमाके हुए, जिनमें 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बिन लादेन एक खौफ पैदा कर रहा था। आपको अपनी ट्रेन, अपनी बस, अपनी सड़क, अपने होटल, हर जगह डरना चाहिए। एक के बाद एक हमले हो रहे थे।
और हम जानते थे कि किसी भी दिन कहीं भी हमला हो सकता है। केएसएम ने हमें अलकायदा संगठन के बारे में काफी जानकारी दी थी, लेकिन एक चीज के बारे में वो नहीं बता रहा था। केएसएम बिन लादेन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अमेरिका की सरकार ने क्यूबा के आइलैंड पर हमारी ग्वांटानामो बे मिलिट्री फैसिलिटी में एक डिटेंशन सेंटर बनाया था। उन्होंने वो जगह सिविलियन लीगल सिस्टम के बाहर कैदियों से पूछताछ के लिए बनाई थी। अमेरिका की जमीन पर पूछताछ क्यों नहीं की जा सकती थी? क्योंकि आपको कुछ ऐसा करना था जिसकी इजाजत नहीं थी। वो कोई सैनिक नहीं थे, वो अलकायदा के सख्त टॉप लीडर्स थे। पकड़े जाने के बाद जब वो कोई भी जानकारी देने से इनकार करते थे, तब हमें लगता था कि पूछताछ के कड़े तरीकों से शायद उनसे कुछ उगलवाया जा सकता है। ऑफिस में बदले की भावना हावी थी। उन लोगों के साथ वही होना चाहिए जिसके वो लायक। पूछताछ के कड़े तरीकों में कैदियों पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दबाव डालना शामिल था। उनमें थप्पड़ मारने, अपमानित करने, स्ट्रेस पोजीशंस और सोने नहीं देने जैसे तरीके थे। पूछताछ के तरीकों में लगभग 100 घंटे तक सोने नहीं देना बहुत आम बात है। अगर कोई कैदी कोऑपरेट नहीं करता तो उन्हें तोड़ने के लिए पूछताछ के कुछ और कड़े तरीके अपनाए जाते थे ताकि वो सब कुछ उगल दे। इसमें शामिल है मौत की धमकी, बहुत छोटी सी जगह पर बंद करके रखना और वाटर बोर्डिंग, जिसमें कैदी को लगता था कि वो पानी में डूबकर मर जाएगा। ये तरीके बहुत वाहियात थे, बहुत अजीब थे। हम अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे, ये बहुत गलत था। भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए किसी से जानकारियां उगलवाने के लिए उसे यातना देना नहीं। मैं जानती हूँ कि जानकारियों के कई और स्रोत हैं और उन्हें हासिल करने के कई तरीके भी हैं। केएसएम को जब हमने अरेस्ट किया, वो अल कायदा के सभी ग्लोबल ऑपरेशंस का इंचार्ज था। वो जानता था कि बिन लादेन कहाँ पर है और केएसएम की वजह से हमने कितने सेल्स को नाकाम किया, एक भी नहीं। उसने नहीं बताया कि बिन लादेन कहाँ था। उसे टॉर्चर करना, वाटर बोर्डिंग करना, इस सब से क्या मिला? तुम सख्ती दिखाना चाहते थे। सख्ती का मतलब होता है कामयाबी, पर हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। और जिस तरीके से हमारा देश आतंक के खिलाफ जंग को अंजाम दे रहा था, मुझे लगा मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना है। मुझे ये ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं अलग हो गया। ये फैसला लेना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। एक तरफ तो इंसानों को इस तरह से यातना देना अच्छी बात नहीं है, दूसरी तरफ ये भी अनैतिक है। अगर आप उनसे वो जानकारी नहीं उगलवा पाए तो फिर हजारों अमेरिकन की मौत की जिम्मेदारी आपकी होगी। इन दोनों चीजों के बीच में फंसे हुए जो किसी स्तर पर सही हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ। उस समय CIA में मौजूद ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि काश भविष्य में किसी को भी ऐसे फैसले न करने पड़े। बिन लादेन किसी यूनिकॉर्न की तरह कई लोग उसके ठिकाने की जानकारी होने का दावा करते थे, क्योंकि बिन लादेन को पकड़वाने पर $2.5 करोड़ का इनाम था। और उस वक्त कई फालतू सोर्सेस भी थे जो हमें गलत इन्फॉर्मेशन देते थे और हम हर बार उन जगहों पर छापा मारते रहते। बिन लादेन बीमार है, वो मर गया है, उसका डायलिसिस हो रहा है, ऐसी खबरें आती रहती थी। और उसकी वजह ये थी कि उसे पकड़ने के लिए जबरदस्त रिसोर्सेज लगाए गए थे, लेकिन कामयाबी बहुत दूर थी। मैं अलग अलग बिखरे हुए सुरागों पर काफी समय से गौर कर रही थी। वो सुराग धीरे धीरे खत्म हो जाते थे और बिन लादेन हमारी पकड़ से दूर था। हमने बिन लादेन की तलाश कभी बंद नहीं की, लेकिन अभियान लगभग रुक सा गया था। ये बहुत उलझा हुआ मामला था। न्यूयॉर्क पर हमले की साजिश थी, जिसमें न्यूयॉर्क सबवे पर भी हमले की बात थी। एक साजिश ये थी कि अमेरिका के आसमान में 10 से 15 विमानों में धमाके कर दिए जाएं। बिन लादेन को तलाश थी कि मेरा अगला 9/11 क्या होगा, कौन सी घटना उससे भी ज्यादा बड़ी होगी। सामूहिक विनाश के हथियारों में अलकायदा की दिलचस्पी की खबरें आ रही थी और परमाणु हथियार हासिल करने में उनकी दिलचस्पी सबसे अहम थी। वो सिर्फ रेडियो एक्टिव मटेरियल ही नहीं बल्कि कई तरह के टॉक्सिन्स और एंथ्राक्स फैलाने की कोशिश में भी था। हमें पता था कि बिन लादेन पाकिस्तान में न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मिला था और उन्होंने उसे बताया था, देखो, न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव मटेरियल और एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करना सबसे अहम था। ओसामा ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता कि हमारे पास वो नहीं है। अल कायदा लीडरशिप के लिए ये बहुत अहम बात थी कि बिन लादेन खुद उनकी अगुवाई करे। इसके पीछे असली लोग थे और दुनिया भर में इससे जुड़ी असली कोशिशें हो रही थीं। उन्हें 9/11 से किसी बड़ी और बेहतर चीज की जरूरत थी। आतंकवादी ग्रुप होने के नाते आप एक जैसा काम नहीं कर सकते, आपको पहले से बेहतर करना होता है। ओसामा का सपना था जिसे वो अमेरिकन हिरोशिमा कहता था। अमेरिका को हराने की उनकी कोशिशों में वो बॉम्ब सबसे अहम था। लगभग 3 साल बाद जारी किए गए एक नए वीडियो टेप में ओसामा बिन लादेन ने ये बताने की कोशिश की थी कि मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ।
एक कट्टर इस्लामिक वेबसाइट ने कहा कि अगले हफ्ते 11 सितंबर के हमले की बरसी के समय उसका एक नया वीडियो आने वाला है। अगर ये सच है तो इसका मतलब कि वो जिंदा है और इतनी सुरक्षित जगह पर है कि वो वीडियो बना पा रहा है। 9/11 की घटना को 6 साल बीत चुके थे और हमारे पास कोई सुराग नहीं था। 9/11 की हर बरसी पर हम बस यही सोचते थे कि बिन लादेन अब तक जिंदा है, वो आजाद घूम रहा है, वो पीठ में खंजर की तरह चुभा हुआ था। हम बस उसे रोकना चाहते थे और नाकाम रहने से हताशा हो रही थी। मीडिया कह रही थी कि हम लोग नाकाम थे, इसलिए सेंटर को चलाने के लिए दूसरे लोगों को लाना चाहिए। शायद इंटेलिजेंस की नाकामी की वजह से 9/11 के हमले हुए थे। कमीशन को खुद इस आरोप प्रत्यारोप से निकलकर जुलाई में रिपोर्ट देनी होगी कि किसे क्या और कब पता होना चाहिए था। 9/11 के हमले की जांच कर रहे कमीशन ने आज सुबह कई जानकारियां उजागर की है। और 9/11 से पहले अलकायदा के खतरे को CIA ने जिस तरह से हैंडल किया था वो थोड़ा अजीब था। मुझे सच में गुस्सा सिर्फ 9/11 कमीशन के बाद आया, जब उन्होंने हमें दोषी ठहराया। यही बात बुरी लगी। कमीशन ने कहा कि प्रेसिडेंट को भी पूरी खुफिया जानकारी नहीं थी। अगर आपसे सच्चाई छिपाई जा रही है तो आप किसी खतरे का अंदाजा कैसे लगा सकते? 9/11 कमीशन की रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में थी। हम जानते थे कि उसमें हम में से कुछ लोगों पर इल्जाम लगाया गया था जो अपनी तरफ से सही काम करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि हम हमले का पहले से अंदाजा नहीं लगा पाए, सुरागों को आपस में जोड़ नहीं पाए। यह बहुत ही बुरा था। आज प्रेसिडेंट बुश ऐसे शख्स से मिले जो 2.5 महीने बाद प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। 20 जनवरी को शपथ लेने वाले बराक ओबामा को विरासत में ढेर सारी मुश्किलें मिलेंगी, लेकिन आज तो बस एक शालीन जोड़े ने दूसरे शालीन जोड़े का उनके नए घर में स्वागत किया है। सुरक्षा के मामले में ऐसा कौन सा बड़ा खतरा है जिससे बराक ओबामा को निपटना होगा? उन्हें जिस सबसे बड़े खतरे से निपटना होगा वो है हमारे देश पर हमला। काश मैं कह सकता कि ये मामला नहीं है, लेकिन हमारा वो दुश्मन अब भी आजाद घूम रहा है जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बिन लादेन को मारना इसलिए जरूरी था कि इससे अलकायदा नाम के सांप का सिर कट जाता। जब ओबामा प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बिन लादेन की खोज को और तेज करने का आदेश दिया। एक तरह से प्रेसिडेंट ने CIA से कहा कि मैं बिन लादेन को पकड़ने के लिए और ज्यादा कोशिशें चाहता हूँ। मुझे यकीन है आप लोग इस पर काम कर रहे हैं, पर इसे और ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, इस पर और ज्यादा लोग रिसोर्सेस लगाइए, और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मुझे इस पर लगातार अपडेट्स चाहिए। वॉशिंगटन में मैं जो काम संभालता था उसमें हमेशा एक चुनौती होती थी। शपथ लेने के बाद जल्दी ही मैं प्रेसिडेंट से मिलने के लिए ओवल ऑफिस में गया और उन्होंने कहा कि CIA के डायरेक्टर के रूप में मेरा सबसे अहम काम है बिन लादेन को पकड़ना किसी भी हालत में। मेरा पहला काम था CIA के अहम लोगों को बुलाकर ये पूछना कि हम अभी कहाँ हैं और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में मैं CIA का डिप्टी डायरेक्टर बना। CIA ने बिन लादेन की खोज जारी रखी। हमने हर सुराग पर काम किया। हम बिन लादेन के ठिकाने का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। मैंने एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया जिसका काम था सिर्फ और सिर्फ बिन लादेन को पकड़ना। लियोन पेनेटा ने इस काम में प्रगति दिखाने के लिए हम पर काफी दबाव डाला। जब आप कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हो तो आपको नए दरवाजे खोल सकने वाली ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं पैदा करनी पड़ती हैं, और उनमें से एक संभावना हमें मिडिल ईस्ट के हमारे एक सहयोगी देश से प्राप्त हुई। 2009 में जॉर्डन ने अल बुलावी नाम के एक फिजिशियन को हिरासत में लिया था। उसे उसके जिहादी विचारों, अलकायदा वाले नजरिए की वजह से पकड़ा गया था। वो इंटरनेट पर अलकायदा के चरमपंथी विचारधारा के समर्थन में लिखता रहता था। वो खुद को मुजाहिदीन यानी अपने मजहब के लिए लड़ने वालों का हिंसक सदस्य समझता था। जॉर्डन ने हमसे कहा कि शायद हम उसे अपनी तरफ मिलाकर अलकायदा के खिलाफ एक एसिड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसमें आपकी दिलचस्पी है? हमने कहा बिल्कुल है। उस समय उस आदमी को ये फायदा होने वाला था कि उसे जेल में नहीं रहना पड़ता, और अगर वो अलकायदा के बड़े लीडर्स को पकड़वाता है तो बड़ा इनाम भी मिलता। इसका नतीजा ये हुआ कि जॉर्डन ने उसे अलकायदा में घुसपैठ करने के लिए अफगानिस्तान भेज दिया। पहले एजेंसी को कई बार जोखिम से बचने वाला कहा गया है। इसमें जोखिम ना उठाने जैसी कोई बात ही नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा दाव था, मानो वो हवा में गायब हो गया। वो लापता था, अचानक गायब हो गया, कोई खबर नहीं। क्या वो बस भाग गया था? क्या अलकायदा को पता चल गया था कि वो एक जासूस था और उन्होंने उसे मार दिया? आखिर हुआ क्या? काफी वक्त बीत गया, कुछ हफ्ते बीत गए और फिर महीने। इसमें कई महीने लग गए, और फिर उसने खबर भेजी कि वो अलकायदा के नंबर 2 के साथ, जवाहिरी के साथ। बिन लादेन को जवाहिरी के साथ देखा गया था। ये कमाल की बात थी। ये बहुत ही अहम बात थी।
ये नंबर 2 को पकड़ने का या मारने का मौका हो सकता था, और शायद नंबर 2 से भी आगे बिन लादेन को भी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका था। हम उस मौके पर कार्रवाई करने के बारे में सोचते, हम खुद उससे मिलना चाहते थे। हम पक्का करना चाहते थे कि जानकारी सही थी। हमने अफगानिस्तान में खोस्त नाम की जगह पर मिलने का फैसला किया, जो पाकिस्तान की सरहद के पास है। आतंकवादी समूह में अपना कोई सोर्स डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। ये किसी को अपने ही खून से गद्दारी करने के लिए कहने जैसी बात है। ये लगभग नामुमकिन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खोस्त में मौजूद ऑफिसर्स क्या सोच रहे होंगे। अलकायदा के नंबर 2 तक पहुंच रखने वाला कोई शख्स उनसे मिलने आ रहा था। क्या उसकी कड़ी सुरक्षा की जांच की जाए और शायद उसे वापस भेज दिया जाए, या फिर गर्मजोशी से उसका स्वागत करके उसे बताएं कि वो हमारा अपना था। खोस्त एक काफी बड़ा ऑपरेशन बन गया था। अब हम बिन लादेन के ठिकाने के बारे में असली सुराग पाने के बहुत करीब थे। जब वो बेस पर आया तो गाड़ियाँ सीधे अंदर नहीं आ सकती थी। उन्हें कई चेक पॉइंट से होकर धीरे धीरे गुजरना पड़ता था। उसे बेस के आखिरी छोर तक जाना था और वहाँ एक छोटे अहाते में CIA के अहम लोग उससे प्राइवेटली मिलने वाले थे। वो आखिरकार वहाँ तक पहुँचा जहाँ हमारे CIA ऑफिसर्स थे, और वो सब उससे मिलने के लिए बाहर आ गए, क्योंकि सबको उसी का इंतजार था। ये सब हमारे लिए बहुत अहम था। वो शख्स हमें वहाँ पहुँचा सकता था जहाँ हम पहले कभी नहीं पहुँच पाए थे, और वो तभी गाड़ी से उतरे। वो वाकई बहुत बड़ी बात थी। वो एक अहम मोड़ था। I am Dr. Abu Dujan Khurasani, Jordanian. The Jordanian and the American intelligence services offered me millions of dollars to work with them and spy on Mujahideen here. But Alhamdulillah, I came to the Mujahideen and I told them everything, and we arranged together this attack. We get you, CIA team. Inshallah, we'll come to you through unexpected way, inshallah. Look, this is for you. It's not watch. It's detonator. You will be sent to the hell. खोस्त में मौजूद CIA ऑफिसर्स बिन लादेन तक पहुंचा सकने वाले सोर्स मिलने की संभावना से काफी उत्साहित थे, इसलिए उसकी तलाशी नहीं ली गई। उसे ऐसे ही अंदर जाने दिया गया। पूरी CIA टीम वहाँ मौजूद है। कॉन्ट्रैक्टर्स, स्पेशल फोर्सेस, एनालिस्ट्स और केस ऑफिसर, सब लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। ये वाकई बहुत बड़ी डील हो सकती है। वहाँ उस वक्त काफी तनाव था। वो कार की दूसरी तरफ से निकला और हमारे सिक्योरिटी वालों ने वहाँ जाकर कहा कि लिबास से अपने हाथ बाहर निकाल लो। उन्हें फिक्र हो रही थी कि वो हाथ नहीं निकाल रहा था। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो आदमी ही बॉम्ब था। मैं अपने फैमिली रूम फ्लोर पर बैठी थी और एक फोन आया। उसने कहा, ट्रेसी, एक बड़ा धमाका हुआ है। मैंने कहा कि क्या बोल रही हो? मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई टीवी भी ऑन था। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ था। अब अफगानिस्तान की ओर CIA के 7 ऑफिसर्स की जान लेने वाले आत्मघाती हमले के बारे में कुछ जानकारियां सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर को बेस में बुलाया गया था और उसकी तलाशी भी नहीं ली गई थी। This is for you. It's not watch. It's detonator. You will be sent to the hell. उस आदमी से अमेरिकन कभी नहीं मिले थे, तब भी उसे एक बहुत ही सुरक्षित CIA बेस में आने दिया गया और वहाँ उसने अपने विस्फोटक में धमाका कर दिया। अपने 7 ऑफिसर्स की मौत पर आज CIA हेडक्वार्टर्स में झंडा आधा झुका रहा। डायरेक्टर लियोन पनेटा ने कहा कि उनकी मौत अपने देश से दूर और दुश्मन के पास हुई है। दुश्मन को ज्यादा ही करीब था। मेरी कॉलीग जेनिफर मैथ्यूज अफगानिस्तान में CIA बेस चीफ और होस्ट थी। हम बहुत करीब थे। अलकायदा के बारे में पता लगने के समय से मैं और जेनिफर साथ साथ काम कर रहे थे। जीना ने फोन करके बताया जेनिफर मारी गई। ये सुनकर बहुत बुरा लगा। मुझे याद है मैं चर्च गई थी जहाँ नॉर्मल प्रेयर्स हो रहे थे, सेना के लिए प्रेयर्स हो रहे थे। मैंने सोचा हमारा क्या, जेनिफर का क्या। मुझे याद है कि मैं CIA के हर ऑफिसर के अंतिम संस्कार में गया और मैंने गौर किया कि उस बहुत ठंडे मौसम में भी एक परिवार अपने घर के फ्रंट पोर्च पर एक साइन लेकर खड़ा था जिस पर लिखा था कि हमें सुरक्षित रखने के लिए शुक्रिया। मुझे याद है कि मैंने उनके परिवार के लोगों से बातचीत की थी। जिन माँ बाप से बात हुई, उन्होंने कहा कि अपने मिशन को अधूरा मत छोड़ो, जिससे उनके अपनों की जान गई है। हार मत मानना। और जाहिर सी बात है कि मिशन था बिन लादेन को पकड़ना। अगर अलकायदा को लग रहा था कि खोस्त में हुए हमले से हम कमजोर हो जाएंगे तो वो बिल्कुल गलत थे, बल्कि उसका तो बिल्कुल उल्टा असर पड़ा। हमारी सोच बदल गई। खोस्त हमले ने उसे निजी बना दिया, बहुत निजी बना दिया। हम 9/11 की 10th एनिवर्सरी के करीब पहुंचते जा रहे थे और बिन लादेन को ढूंढ निकालने की मांग और चाहत बढ़ गई थी। ओसामा बिन लादेन की तलाश अभी भी जारी है और ये अमेरिकन को परेशान कर रहा है। बिन लादेन के ऊपर $2.5 करोड़ का इनाम लगाया गया है।
उनकी तलाश में हमारे जासूस और हमारी स्ट्राइक टीम्स हर जगह मौजूद हैं। आखिर वो आदमी अब तक बचा हुआ कैसे है? बुरे सुराग और बार बार कामयाबी के पास पहुंच जाने की गलतफहमी से हमारा दिल कई बार टूट चुका था। वो इस जगह पर है, वो उस जगह पर है। उसे पकड़ने के लिए सेना को 1 से ज्यादा बार भेजा गया, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिली। इससे सवाल ये पैदा होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज वाकई कितनी इंटेलिजेंट है। उस समय तक दोनों पार्टियां CIA पर लगातार हमला कर रही थी। बिन लादेन को पकड़ना या खत्म करना हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए अहम होगा। CIA और पूरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी पर और चुस्ती से काम करने का काफी दबाव था। बिन लादेन और अलकायदा के पीछे पड़ जाओ। 2009 में एक दोस्त ने मुझसे कहा कि केविन, बिन लादेन टीम में शामिल होकर आप हमारी मदद कर सकते हैं। टीम का एक ही मिशन था, बिन लादेन को ढूंढना। मैंने अपनी टीम से कहा कि हर हफ्ते मेरे ऑफिस में आकर मुझे रिपोर्ट करो। तुम क्या तलाश रहे हो, क्या मिल रहा है, तुम्हारे पास क्या सुराग हैं, तुम्हारे पास कौन सा ऐसा सबूत है जो पुख्ता साबित हो सके। अफगानिस्तान से भागकर वो कहाँ जा सकता था, वो कहाँ गया था, क्या वो अब भी जिंदा था, ये सवाल हमेशा मौजूद थे। इसलिए जब वो टीवी पर दिखता था तो उसे पूरा एनालाइज किया जाता था। हमने बिन लादेन के मीडिया स्टेटमेंट्स के हर पहलू पर फोकस करना शुरू किया। हम बिन लादेन की टेप्स को गौर से सुनते थे कि उसमें कोई ऐसी आवाज है या नहीं जिससे हमें पता चल सके कि वो कहाँ छुपा हुआ है, जैसे किसी परिंदे या किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री की आवाज। क्या वो छिपे हुए संदेश भेज रहा था? बैकग्राउंड में क्या था जिससे पता चल सके कि वो कहाँ हो सकता था? हमने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि वो अपने वीडियोस कैसे न्यूज तक पहुंचा रहा था। वो जहाँ भी था वहाँ संदेश ले जाने का उसके पास कोई जरिया होगा। हमें नहीं लगता था कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फोन जैसी चीज का इस्तेमाल कर रहे थे, शायद कुरियर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर हम उसके किसी कुरियर का पता लगा पाएं तो उससे हमें बिन लादेन की लोकेशन मिल सकती। हर सुराख पर काम किया। कुरियर के बारे में जो लीड है वो 2002 में मिली थी। हम जानते थे कि कोई शख्स बिन लादेन का भरोसेमंद कुरियर था और उसका नाम मालूम करने की पूरी कोशिश की गई थी। पकड़े गए लोग झूठे नाम बताते थे। वो कहते थे कि कोई कुरियर नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि ये कुरियर तो था, लेकिन अब वो काम छोड़ चुका है। कुरियर के बारे में सच्चाई का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। 2002 के अंत तक नॉर्थ अफ्रीका की सरकार की हिरासत में अलकायदा का एक आदमी था जिसे गिरफ्तार करके पूछताछ की गई थी कि वो क्या जानता था, किसे जानता था। और उस पूछताछ में उसने एक शख्स का नाम लिया जो उसके मुताबिक 9/11 की घटना से पहले बिन लादेन के लिए और बाद में खालिद शेख मोहम्मद के लिए काम करता था, और वो उन दोनों के बीच कुरियर था। और उसने बताया कि कुरियर का नाम था अबू अहमद। उस जानकारी में हमारी काफी दिलचस्पी थी। हमने उस समय तक CIA की एक सीक्रेट जेल में बंद KSM यानी खालिद शेख मोहम्मद से पूछा कि उसे अबू अहमद के बारे में क्या पता था। उससे पूछताछ के लिए काफी सख्ती बरती गई थी। हम जो कुछ भी पूछते थे वो हमें तुरंत बता देता था। उसने हमें बताया कि हाँ, मैंने अबू अहमद के बारे में सुना है, लेकिन अब वो अलकायदा के साथ नहीं है। फिर वो अपनी कोठरी में गया जहाँ हमने पहले से ही जासूसी यंत्र लगा रखे थे। उसने वहाँ अपने साथ मौजूद सभी अलकायदा के लोगों से कहा कि कोई भी कुरियर के बारे में नहीं बताएगा। KSM कुरियर को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि अबू अहमद हमें बिन लादेन तक पहुंचा सकता है। तो हमने तय किया कि हमें अबू अहमद का पता लगाना होगा। बिन लादेन और KSM को उससे बेहतर आदमी नहीं मिल सकता था। वो बहुत अच्छी ऑपरेशनल सिक्योरिटी दिखा रहा था, जिसकी वजह से उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। आखिरकार हमें पता लग गया कि वो कुवैत का था। हमने हर मुमकिन सुराग पर काम किया और हमें बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी शक्ल कैसी थी। वो पहेली जैसा था। उसकी जिंदगी और उसके मूवमेंट्स के पैटर्न का पता लगाने में हमें बहुत दिनों तक काफी मेहनत करनी पड़ी ताकि हम जान सकें कि वो कहाँ जाता था, किस तरह के कम्युनिकेशंस का कैसे इस्तेमाल करता था। हमें फिक्र थी कि कहीं ऐसी गलती ना हो जाए जिससे उसे भनक लग जाए कि हम उसे ढूंढ रहे थे। 2002 से 2010 तक यही सब कुछ चलता रहा। हम लोगों को उसे ढूंढने में 8 साल लग गए। 2010 की गर्मी के मौसम में हमें एक कामयाबी मिली। हमने पता लगाया कि उसका फोन पाकिस्तान के पेशावर शहर में था और हमने वो फोन कॉल सुन लिया था। वो अपने किसी पुराने परिचित से बात कर रहा था। उसका दोस्त पूछ रहा था कि आजकल तुम क्या कर रहे हो, बहुत दिनों से तुम्हारी खबर नहीं है, तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई, आखिर तुम कर क्या रहे हो। वो कहता रहा कि मैं थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। उसका दोस्त उसके पीछे ही पड़ गया। उसने कहा कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या चल रहा है। और फिर वो एक पल के लिए खामोश रहा। फिर उसने कहा कि मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैं पहले करता था। उसके दोस्त ने तुरंत कहा अल्लाह हाफिज। ये साफ था कि पहले वो बिन लादेन के लिए ही काम करता था। अब हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत थी। लोग इंटेलिजेंस के काम को बस रिपोर्ट्स पढ़ने वाले एनालिस्ट का काम समझते हैं,
इसमें सड़क पर भी काम करना पड़ता है। टास्क फोर्स कमांडर होने के नाते मैं ग्राउंड पर नहीं था, मैं काबुल में था और फिर उस इलाके में कई जगहों पर रहा था और मुझे उस सारी इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करना था। हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, हमारी राय में हमें क्या मालूम नहीं था, हमें क्या दिख रहा था। हमने कुरियर को एक छोटी सफेद एसयूवी में बैठते हुए देखा। पाकिस्तान में ऐसी ढेरों सफेद एसयूवीज हैं। हमारे CIA ऑफिसर्स पेशावर से एबोटाबाद तक उस गाड़ी का पीछा करते रहे। आखिर में वो गाड़ी एक बड़े से घर के बाहर रुकी। कई चीजों से ये इशारा मिल गया था कि उस घर में कुछ तो चल रहा था। वो अब तक देखी गई तमाम चीजों से बहुत अलग था। हमने देखा कि वो एक कंपाउंड था जो उस इलाके के किसी भी कंपाउंड से ज्यादा बड़ा था। हमें पता चला कि कुरियर अबू अहमद ने 2005 में अबोटाबाद के एक महंगे इलाके में वो घर खरीदा था, जबकि उसकी कोई इनकम नहीं थी। उसके कंपाउंड की दीवारें 12 से 18 फुट ऊंची थी, उनके ऊपर कंटीले तार लगे थे और उसकी बालकनी में एक प्राइवेसी वॉल थी। पहाड़ों की वजह से अबोटाबाद टूरिस्ट एरिया के तौर पर मशहूर था, तो फिर वहाँ पर 8 फुट ऊंची वॉल आखिर कोई क्यों बनाएगा? ऊपर की मंजिल पर सिक्योरिटी की बात अजीब थी। हमने पूरे मामले को समझना शुरू किया। वहाँ कोई था जो सामने नहीं आना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। इससे बहुत शक हो रहा था और पूरी टीम इसे लेकर सतर्क हो गई। जाहिर था कि वहाँ कोई बहुत अहम इंसान मौजूद था। मैंने तुरंत अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास जाकर बताया कि हमें उस जगह पर क्या मिला। हमने पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सीनियर ऑफिशियल माइक विकर्स और व्हाइट हाउस में काउंटर टेररिज्म के हेड जॉन ब्रेनन को जानकारी। माइकल मोरेल ने एक दिन पहले मुझे बताया था कि ये बहुत संवेदनशील जानकारी है जिसे प्रेसिडेंट ओबामा तक पहुंचाना है। प्रेसिडेंट के साथ पहली मीटिंग के बाद लियोन पेनेटा ने बताया कि हमने बिन लादेन के कुरियर को जियो लोकेट कर लिया था और हम उसका पीछा करते हुए एक कंपाउंड तक पहुंचे। मैंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, बहुत हद तक मुमकिन है कि बिन लादेन उस जगह पर छुपा हो सकता है। प्रेसिडेंट ओबामा को कुछ हद तक उम्मीद थी कि ये वाकई ऐसी जानकारी हो सकती है जो हमने पहले कभी किसी असली सुराग के तौर पर नहीं देखी। ब्रीफिंग के अंत में प्रेसिडेंट ने हमें 2 ऑर्डर्स दी और बराक ओबामा आमतौर पर ऑर्डर्स देने वाले शख्स नहीं थे। पहला ऑर्डर था कि लियोन, माइकल, पता लगाओ कि उस कंपाउंड के अंदर क्या चल रहा है, और दूसरा ऑर्डर था कि इसके बारे में किसी को मत बताओ। ये एक सर्कल ऑफ ट्रस्ट था। हमारी सरकार में किसी और को इसके बारे में नहीं बताना था। हमने लगातार नजर रखना शुरू किया और हम उस कंपाउंड में हर गतिविधि पर निगाह रख रहे थे। कोई भी जानकारी हासिल करना बहुत मुश्किल था। वहाँ कोई फोन या फिर इंटरनेट नहीं था। अबू अहमद जो सेल फोन इस्तेमाल करता था, उनमें वो अबोटाबाद से बाहर निकलने तक बैटरीज नहीं डालता था। वो एक जबरदस्त ऑपरेशनल सिक्योरिटी बरत रहा था। डायरेक्टर पनेटा ने वहाँ से जानकारी हासिल करने के लिए कुछ आइडियाज दी। क्या हम वहाँ के पेड़ों पे कैमरास लगा सकते हैं? कुछ लोगों ने कहा कि क्या हम उनका कचरा हासिल करके उनसे सुराग ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन वो लोग अपने अहाते से कचरा बाहर नहीं जाने देते थे, वो उसे वहीं जला देते थे। हम एक डॉक्टर के साथ काम कर रहे ताकि वो पोलियो के टीके लगाने के बहाने कंपाउंड में जाकर खून का नमूना ले सके। हम उससे पता लगा सकते थे कि वो बिन लादेन का परिवार था या नहीं। कोरियर ने उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दी। समय के साथ हमें उस कंपाउंड में आने जाने वाली महिलाएं और बच्चे दिखाई देने लगे। हमने उन्हें ट्रैक करना, उन पर नजर रखना शुरू किया। हमें पता चला कि उस कंपाउंड में 2 परिवार रहते थे, अबू अहमद और उसके भाई का परिवार। लेकिन जब हमने सैटेलाइट फोटोग्राफी पर गौर किया तो हमें पता चला कि उस घर में एक तीसरा परिवार भी था जो कभी बाहर नहीं निकलता था। पाकिस्तान के उस इलाके में दूसरे बच्चों की तरह उस कंपाउंड के बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे। हमने रस्सियों पर सूख रहे कपड़ों से हिसाब लगाया कि परिवार के कितने सदस्य वहाँ रह रहे थे। हमें पता चल गया था कि बच्चों और बड़ों की तादाद कितनी है, जिससे हमें काफी शक होने लगा था कि वो तीसरा परिवार कौन हो सकता था। एक बार मुझे एक उम्र दराज आदमी दिखा जो घर से निकलकर अहाते में ऐसे घूम रहा था जैसे जेल के अहाते में कोई कैदी घूमता है। हर रोज वो बाहर आकर बगीचे में घूमता था। हम उसे पेसर बुलाते। हमें जो आदमी दिख रहा था और उस समय धूप में उसकी जो परछाई बन रही थी, उसे नापकर हमने मेंसुरेशन से हिसाब लगाया और उसकी बिल्कुल सही हाइट कैलकुलेट की और हमने अनुमान लगाया कि उसका कद लगभग उसामा बिन लादेन जितना ही था। ये देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हमने उसे ढूंढ लिया। मैंने बिन लादेन से जुड़े दूसरे कई सुराग देखे थे, लेकिन जितना पक्का ये सुराग था उतना पक्का कोई नहीं था। मुझे याद है कि मैंने कहा था कि ये बिन लादेन ही हो सकता है। उस आदमी की शक्ल पहचानने के लिए जो करना पड़े करो। उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है डायरेक्टर। वहाँ एक तरफ 18 फुट ऊंची दीवार है और दूसरी तरफ 12 फुट ऊंची। हमें बढ़िया शॉट नहीं मिल पाएगा। मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा था कि मैंने फिल्मों में देखा है कि CIA ऐसा काम कर सकती है, और हम सब हंसने लगे, लेकिन उन्हें वहाँ से कोई साफ तस्वीर
नहीं मिली। डायरेक्टर पेनाटा ने और बहुत सी जानकारियां हासिल करने के लिए काउंटर टेररिज्म सेंटर पर बहुत दबाव डाला। एक दिन मुझे CIA की बिन लादेन यूनिट में आकर उसके इंटरव्यू के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया, तो मैंने कहा ये बहुत पुरानी स्टोरी है, आता हूँ। मैंने बिन लादेन का इंटरव्यू 1998 में किया था और वो मेरी जिंदगी का एक अकेला ऐसा इंटरव्यू था जो समय के साथ अहम होता जा रहा था। अब मैं CIA के साथ बैठकर उस फुटेज को देख रहा था। मुझे लगा कि शायद वो ये जानना चाहते थे कि बिन लादेन के आसपास कैसी सिक्योरिटी थी, वो अंदर कैसे आता था, बाहर कैसे जाता था, रेडियो कम्युनिकेशंस कैसे थे। मैं उन्हें काफी बारीकी से सब कुछ बता रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास उसके चलने की कोई एक्स्ट्रा फुटेज है। आखिर वो उसके चलने फिरने की फुटेज क्यों चाहते थे? उस समय मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन पता चला कि वो उस फुटेज से पता लगाना चाहते थे कि उसके चलने फिरने, हल्की लंगड़ाहट और कद काठी के मामले में उस आदमी और बिन लादेन के बीच कोई मेल था या नहीं। वो 1998 में मुझसे मिलने के लिए आते समय ली गई वीडियो से उसे परखना चाहते थे ताकि वो श्योर हो सके, लेकिन मुझे पता नहीं था। मिलर की फुटेज से पता चला कि दोनों में समानताएं थीं, लेकिन ये बिन लादेन के वहां होने का पक्का सबूत नहीं था। सोच रहा था कि वो बिन लादेन हो सकता है, हर कोई यही सोच रहा था। इस बात को बस इस हद तक साबित करना था कि फैसला लेने वालों को इतना भरोसा हो सके कि वो उस पर कोई एक्शन ले सके। वो हर हफ्ते मुझे रिपोर्ट करते थे। कई बार वो आकर कहते थे कि हमें कोई जानकारी नहीं मिली। मैंने उनसे कहा था कि ये काफी नहीं है और ठीक भी नहीं है। एक सर्वाइवल मैकेनिज्म के तौर पर आप अपने काम में भावनाओं से अलग हो जाते हैं। मैं अपने बेटे की यादों की मूवीज बना रही थी क्योंकि वो हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करके निकलने वाला था। मुझे याद है उस रात मैं गुस्से में अपने काम पर गई थी। मुझे बस अपना काम खत्म करना था। हमेशा ये एहसास रहता था कि हम पूरी मेहनत नहीं कर रहे थे। हम वीकेंड्स पर भी काम करते थे, अपने परिवार वालों से नहीं मिल रहे थे। और फिर उस तलाश के दौरान ही मेरी माँ गुजर गई। मौत से पहले मैंने उनके गुजरने से पहले उन्हें बताया था कि मैं एक बहुत अहम काम में लगी हूँ, कि आपको उसका नतीजा बहुत जल्दी पता लगा। जब वो कैंसर से मरी तो उस समय काम की भारी जिम्मेदारी ने ही दुख से बाहर निकलने में मेरी मदद की। मैं जानती थी काम अच्छा चल रहा है। मैं ये इंटेलिजेंस केस बनाने में लगी थी कि बिन लादेन उस कंपाउंड में मौजूद था। उस समय ये पक्की जानकारी हासिल करना बहुत मुश्किल था कि वो वहाँ पर उसी अहाते में था, जो कि बहुत ही मुश्किल था। ये भी डर था कि बिन लादेन को पता चल सकता था कि हमें उसके ठिकाने की जानकारी मिल चुकी थी। बिन लादेन किसी भी पल उस कंपाउंड से जा सकता था, इसीलिए वहाँ से जानकारी जमा करना जोखिम का काम था। हम उस कंपाउंड पर हमला करने का फैसला लेने के काफी करीब पहुंच रहे थे। प्रेसिडेंट जानना चाहते थे कि हमारे लिए वहां से और इंटेलिजेंस हासिल करने और बिन लादेन की मौजूदगी की पुष्टि करने की कितनी संभावना थी। हमारे पास 100% सबूत नहीं थे कि बिन लादेन वहाँ मौजूद था। सर्कमस्टेंशियल केस था, उसके वहाँ होने का कोई भी ठोस सबूत नहीं था। मैंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप समझ लीजिए कि सद्दाम के पास सामूहिक विनाश के हथियारों की मौजूदगी का मामला अबोटाबाद में बिन लादेन के होने से बहुत ज्यादा मजबूत था। उस कमरे में जैसे खामोशी छाई हुई थी। वो नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा फैसला था। उनके राजनीतिक सलाहकारों ने बताया था कि अगर ये ऑपरेशन नाकाम रहा तो जनता में उनकी छवि को बहुत नुकसान होगा। मेरी नजर में ऐसे ऑपरेशन में सबसे बड़ा पॉलिटिकल रिस्क था, जिसमें अमेरिकी सेना के कुछ लोगों की मौत भी हो सकती थी, कार्टर वाले मामले की तरह। जब ईरान में इस्लामी रेवोल्यूशन हुई थी तो वहाँ हमारे एम्बेसी पर कब्जा हो गया था। कई लोगों को बंधक बना लिया गया था। प्रेसिडेंट कार्टर ने बंधकों को छुड़ाने के लिए ईरान में हेलीकॉप्टर भेजने के आदेश दिए और वो हेलीकॉप्टर्स रेगिस्तान में क्रैश हो गए। कई लोग मारे गए थे। इससे उनकी छवि कमजोर हुई थी, अमेरिका कमजोर लगने लगा था। कार्टर से तुलना का मतलब था कि वो एक नाकाम ऑपरेशन था। वो चुनाव के 1 साल पहले हुई थी। कार्टर दोबारा नहीं चुने गए। मैंने प्रेसिडेंट ओबामा को ये कहते हुए सुना कि मुझे पॉलिटिक्स की परवाह नहीं है। बिन लादेन बहुत लंबे समय से अमेरिकी कानून के हाथों से बच रहा है। प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस कंपाउंड पर हमले के लिए तुरंत ऑपरेशंस तैयार करो। उन्होंने कहा, मैंने अब तक इसका फैसला नहीं लिया है, लेकिन अगर हमें ये करना है तो जल्दी करना होगा। उन्होंने कहा, प्लान बनाओ। फोन की घंटी बजी। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के वाइस चेयरमैन का फोन था। उन्होंने कहा कि CIA को लगता है कि उनके पास ओसामा बिन लादेन का एक सुराग है। उनकी आंखें चमक उठी। ये सील है।
ये एक सपने के सच होने जैसा था। मेरा काम है बंधकों को छुड़ाना और आतंकवादी संगठनों पर छापा मारना, लेकिन करियर का सबसे बड़ा मिशन था। बदकिस्मती से 1 साल पहले मुझे क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया यानी कैंसर का पता चला था। उस समय तक वो कैंसर उतना नहीं बढ़ा था कि मैं अपना काम ना संभाल पाऊं। वो चाहे जितना भी बुरा था, लेकिन उससे मुझे एक्शन के लिए कवर मिल गया, यानी मेरे पास वापस अमेरिका जाने की एक सही वजह थी। इसलिए मैं वॉशिंगटन डीसी पहुंचकर CIA के डायरेक्टर लियोन पनेटा से मिला। उन्होंने मुझे उस कंपाउंड के बारे में बताया। मैंने कहा कि देखिए, आपको इस कंपाउंड पर छापा मारने के लिए एक ऑपरेशन तैयार करना है, ऐसा ऑपरेशन जो बिल्कुल सटीक हो। ये काम करने के लिए हम अमेरिका के सबसे अच्छे लोगों का चुनाव करने वाले थे। हम इस मिशन में सील्स का इस्तेमाल करने वाले थे। सील टीम 6 नेवी में टियर 1 यूनिट, पहले सील टीम 1 और सील टीम 2 थी, और फिर 1980 के आसपास कमांडर रिचर्ड मार्सिंको ने सील टीम 6 बनाई। उन्होंने 6 नाम इसलिए दिया क्योंकि वो जानते थे कि रशियंस बोलेंगे सील टीम 1 है, सील टीम 2 है और फिर सील टीम 6 है, तो 3, 4, 5 कहाँ है ना कमाल का काउंटर इंटेलिजेंस। हम ज्यादातर बोलते नहीं है, हम बस अपना काम करते हैं। हम हाल ही में अफगानिस्तान से लौटे थे और हम मायामी फ्लोरिडा में डाइविंग कर रहे थे। बीच पर अपने साथियों के साथ कुछ समय बिता रहे थे। एक रात हम बाहर थे और तभी फोन करके हमें वर्जीनिया बीच पर आने को कहा गया। हमें पता नहीं था क्यों। हम नाखुश थे क्योंकि इधर उधर करने का कोई फायदा नहीं होता। उसमें कुछ बकवास बातें बताई जाती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। ये सब फालतू है। जलालाबाद से लौटने के बाद हम मायामी का इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें यहाँ बुलाया गया था तो वो अपनी छुट्टी के बीच में यहाँ आए थे और उनके हाव भाव से जाहिर था कि वो उससे खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि उन्हें किसी एक्सरसाइज में शामिल किया जा रहा था। हमारी गाड़ी एक मामूली सी जगह पर रुकी। वो एक स्कूल की छोटी सी 1 मंजिला इमारत थी। बाहर गार्ड्स थे। हम अंदर जाकर बैठे। वो एक क्लासरूम जैसी जगह थी जहाँ व्हाइट बोर्ड्स थे। हम उन्हें ब्रीफिंग रूम में लेकर आए। CIA ब्रीफर वहाँ आया और उसने उन्हें बताया कि उन्हें नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करने होंगे, जो कोई अनोखी बात नहीं थी क्योंकि हम कुछ बहुत सेंसिटिव ट्रेनिंग करते थे। CIA की ऑफिसर ने बोलना शुरू किया और मैंने उससे अबोटाबाद सुना। मैंने पहले कभी उस शहर का नाम नहीं सुना था। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक शहर था दूसरे देश में जिसके बारे में कभी नहीं सुना था। उसके बाद सील टीम 6 के कमांडिंग ऑफिसर ने बड़े आराम से वहां आकर कहा, जेंटलमैन, हम ओसामा बिन लादेन के पीछे जा रहे हैं। टारगेट है ओसामा बिन लादेन। मैंने सोचा कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है और इस टीम का हिस्सा होना सम्मान की बात है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि ये टाइम सेंसिटिव है। अमावस की रात आने तक हमारे पास 2 हफ्ते का वक्त है और फिर उन 2 अंधेरी रातों में हमें इस मिशन को लॉन्च करना है। जेंटलमैन, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, हमें इस काम को अंजाम देना है, इसलिए फौरन तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारा काम था उन्हें अपने काम के लिए तैयार करना। हमें उनके काम के लिए उन्हें टूल्स देने थे। इस मामले में हमने कुछ अलग तरह से काम किया। हमने तय किया कि हम उनके प्रैक्टिस के लिए ठीक वैसा ही एक कंपाउंड बना सकते थे। वो बाहर से ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड जैसा ही था। अब सील टीम के लोग वहां आकर ऑब्जेक्टिव पर अपने टैक्टिकल मूवमेंट पर प्रैक्टिस कर सकते थे। हेलीकॉप्टर पायलट्स अपने प्रोफाइल्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। सील्स हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे 3 मंजिला इमारत की छत पर और फिर अहाते में उतर सकते थे। हमने ये ट्रेनिंग इतनी बार की कि हमारे हाथ दुखने लग गए थे। हमने कहा कि बस हमने अब साबित कर दिया है कि हम रस्सियों से तेजी से उतर सकते हैं। हमें कंपाउंड का आकार पता था और हम ये भी जानते थे कि बिल्डिंग्स कहाँ थी। हमें बस ये नहीं पता था अंदर से इमारत कैसी थी। क्या वो खुली जगह थी या फिर आपको कॉरिडोर में घुसना था जिसमें दोनों तरफ कमरे बने हुए हों? यानी कि वो स्ट्रक्चर मॉड्यूलर था। समय के साथ उसे बदल दिया जाता था। वो इस काम में इतनी सावधानी बरत रहे थे कि वो हर रात कंपाउंड को पूरी तरह गिरा देते थे ताकि दुश्मन के सैटेलाइट को पता ना चले। जहाँ तक उनकी ट्रेनिंग का सवाल है, उन्होंने 100 से ज्यादा बार की। आप बार बार लगातार प्लान करते हैं, पूरी मेहनत के साथ प्रैक्टिस करते हैं और हर रुकावट का ख्याल रखते हैं। हमने मामूली लगने वाली बातों की भी ट्रेनिंग की, जैसे हेलीकॉप्टर में कहाँ बैठेंगे, किस चीज पर बैठेंगे, कौन सी चेयर इस्तेमाल करेंगे, कुत्ते कहाँ जाएंगे, मान लो कोई कार वहाँ से निकली या रस्सी टूट गई। अगर इस आदमी को गोली लग गई तो क्या होगा? अगर कमरे में धमाका हो गया तो क्या होगा? अगर हम 24 में से सिर्फ 12 लोग बचे तो क्या होगा? वो ऐसी चीजें तोड़ फोड़ रहे थे जिन्हें फिर से बनाना था। फिर एक दिन हमारे बॉस ने कहा सबसे बुरा क्या हो सकता, और एक जवान शख्स ने कहा कि हेलीकॉप्टर भी तो क्रैश हो सकता है। और हम सब उसकी तरफ देख रहे थे कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो। इस ऑपरेशन के लिए मेन स्टेजिंग बेस सरहद के अफगानिस्तान वाले हिस्से में जलालाबाद में था। दोनों जगहों के बीच 350 किलोमीटर की दूरी में कई तरह की दिक्कतें थीं। इसमें काफी बड़ा जोखिम था। हमें पाकिस्तान के हवाई इलाके से गुजरना था। वो कंपाउंड पाकिस्तान के वेस्ट पॉइंट के पास था, जो मिलिट्री एकेडमी और अन्य अहम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का ठिकाना था। वो वहाँ एबोटाबाद में फौजी अफसरों को ट्रेनिंग देते थे। हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत थी क्योंकि अगर उन्हें खतरे का पता चल जाता तो वो कुछ भी कर सकते थे। इसीलिए पाकिस्तान के साथ हमारी जंग शुरू हो सकती थी। वो स्पेशल फोर्सेस, इंटेलिजेंस सर्विस, एक एयर फोर्स, एक आर्मर्ड फोर्स, न्यूक्लियर वेपन्स वाली फौज थी।
क्या हम उनकी नजर में आए बिना 162 मील का सफर तय कर सकते थे? इसलिए हमने जायजा लिया कि पाकिस्तान के रेडार सिस्टम्स कहाँ थे और हमें उनके रेडार्स से बचकर जाना था। पाकिस्तान में उड़ान भरने में कई तरह की मुश्किलें थीं। अंदर आना बाहर जाना दोनों मुश्किल था। वो हमें मार भी सकते थे। मैं मजाक करते हुए अपने साथियों से कहता था कि हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि ये वन वे मिशन है। हो सकता है वापस नहीं आए, हो सकता है ये हमारा आखिरी मिशन हो। और फिर हैंगर के एक कोने में पहुंचे तो हमें वहाँ हेलीकॉप्टर्स दिखे। हमारे पास 2 खुफिया किस्म के हेलीकॉप्टर्स थे जो रडार पर आसानी से दिखाई नहीं देते थे। हम हंस रहे थे। मुझे याद है हम बात कर रहे थे कि हमारे जिंदा रहने की संभावना अभी बढ़ गई है क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मर्स में बैठकर जंग पर जाने वाले थे। ये नए हेलीकॉप्टर्स में पहला मिशन होने वाला था। मुझे नहीं पता उनकी कितनी टेस्टिंग हुई थी, पर उनकी टेक्नोलॉजी कमाल की थी। ये ऑपरेशंस बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए तो हम मशीन गन्स ले जाते हैं। ये हाई रिस्क हैं, खतरनाक हैं और इसमें फेल होने का चांस ही नहीं। एडमिरल मैक्रेवन ने आइडिया दिया था कि हम तुम लोगों को जलालाबाद अफगानिस्तान भेज देंगे और सिग्नल मिलते ही तुम लोग रवाना होने के लिए तैयार रहना। बच्चों को गुड बाय कहना हमेशा मुश्किल होता है। बदकिस्मती से सील टीम 6 में हमें इसकी आदत होती है। मैंने अपने बच्चों के साथ यही किया है। जब वो बहुत छोटे थे तब से लेकर अब तक हर बार गुड बाय कहने पर अंदर से बुरा लगता है। उस पल आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें बस गले लगकर निकलना होता है। उन्हें पता था कि आप गुड बाय कह रहे हैं और शायद आप वापस ना आए। वो समझ सकते थे क्योंकि उनके कुछ दोस्तों के डैड्स तो घर वापस भी नहीं लौटे थे। पता था उन्हें। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ब्रीफ करने का वक्त आ गया था। मैं ओबामा को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा एक काम ये भी था कि मैं अच्छी तरह समझ सकूं उन्हें। मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को महसूस कर सकता था कि वो इस मामले में जोखिम उठाने को तैयार थे। वो इस मामले को जड़ से उखाड़ना चाहते थे। प्रिंसिपल से राय ली कि हमें इस छापे पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। बहुत मिलीजुली राय थी। कई सारे लोगों ने सवाल उठाए। सेक्रेटरी क्लिंटन ने इसका समर्थन किया। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जिम क्लैपर और मैं भी इसके पक्ष में थे। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि आपने हमेशा कहा कि आप ये काम करेंगे, लेकिन इसके खिलाफ भी कई दलीलें थी। वाइस प्रेसिडेंट ने इसके खिलाफ वोट दिया। उन्हें नहीं लग रहा था कि इंटेलिजेंस पक्का था और उन्हें पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर पड़ने वाले असर की भी चिंता थी। और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उनको फोर्स की हिफाजत की फिक्र थी। डेजर्ट 1 ऑपरेशन के दौरान बॉब गेट्स अमेरिका की सरकार में थे। वो रेड का विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि डेजर्ट 1 की तरह कोई हेलीकॉप्टर क्रैश ना हो। गेट्स ने जब ये कहा तो मैंने कहा, ओ गॉड, ये बात सबके बीच मत कहो। अगर वाकई ऐसा हो गया और इस मीटिंग की बातें पब्लिक हो गई तो, जैसे आप और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं, और किसी ने ये बात उठाई थी कि डेजर्ट 1 जैसा कुछ हो सकता है, तब लोग कहेंगे ओ माय गॉड, ओबामा ने बात नहीं सुनी। प्रेसिडेंट ने सारी बातें सुनी लेकिन कहा कि मुझे इन बातों पर सोचने दो। प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि आखिरी फैसला वो खुद लेंगे और वो रात भर उस पर विचार करना चाहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि अगली सुबह मैं हेडक्वार्टर्स में था और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टॉम डॉनलन ने मुझे फोन पर कहा कि प्रेसिडेंट ने मिशन को मंजूरी दे दी। ये बहुत बड़ा रिस्क था। हम कह रहे थे कि बिन लादेन वहां था और ये भी कि हम उसे मार भी सकते हैं, पर रिस्क बड़ा होने के बावजूद ये एक बड़ा मौका था। प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक इसमें शामिल सभी लोग सीक्रेसी की अहमियत जानते थे, इसलिए करेस्पॉन्डेंट्स डिनर एक तरह से ये जताने का अच्छा बहाना था कि सब सामान्य था। यहाँ व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में होना वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। कमाल का हफ्ता रहा। ये मुश्किल था। अमेरिका के राष्ट्रपति की भूमिका को बखूबी निभाने की क्षमता के लिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। वो वाकई में लाजवाब थे। दोबारा मिलकर अच्छा लगा इतने सारे जाने माने गेस्ट, एसेंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और नॉन एसेंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से। आप जानते हैं आप कौन है। और फिर एक कॉमेडियन ने बिन लादेन के मामले पर चुटकुले सुनाए। सबको लगता है बिन लादेन हिंदू कुश में छुपा हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है वो रोज 4 से 5 बजे तक सी स्पैन पर शो होस्ट करता है। सब लोग हंस रहे थे और हम सब सोच रहे थे कि काश तुम सबको वो पता होता जो मुझे पता था। अमेरिका के काउंटर टेररिज्म सेंटर में काफी तैयारियां खामोशी से चल रही थी। हम सब बेचैन थे और इस ऑपरेशन में मेरा रोल कम्युनिकेशन रिले का था। सील्स के भी अपने परिवार थे। मुझे ये पक्का करना था कि उन्हें कामयाब होने वाली पोजीशन में रखूं। मुझे बस इसी की फिक्र थी। मैं बहुत जल्दी व्हाइट हाउस पहुंच गया था। वीकेंड के दौरान लोग वहां घूमने के लिए आते रहते हैं, लेकिन हमने सब कैंसिल कर दिया क्योंकि अगर रविवार को लोग वहां हॉल्स में घूमते समय ढेर सारे सीनियर ऑफिशियल्स को आते हुए देखेंगे तो उन्हें अजीब लग सकता था। हम में से कई लोग सुबह ही व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में जमा हो गए थे। हम बेचैन थे, हमें फिक्र हो रही थी, हम नर्वस थे। वहाँ वाकई एक कमांड सेंटर वाला एहसास था। ओबामा हेड ऑफ द टेबल के यहाँ बैठे थे और उनकी कैबिनेट के सीनियर लोग वगैरह उस टेबल के इर्द गिर्द थे, जैसे बॉब गेट्स, हिलरी क्लिंटन और लियोन पनेटा थे रूम के एक स्क्रीन पर। वो CIA में कुछ लोगों के साथ अपने अलग तरह के सिचुएशन रूम में थे और दूसरी स्क्रीन पर थे एडमिरल मैक्रेवन,
जो जलालाबाद में थे। हम एडमिरल मैक्रेवन से जुड़े हुए हैं जो इस वक्त जलालाबाद में है, जहाँ पे वो इस वक्त है। मिशन से पहले मैं ज्यादा सो नहीं पाया। ये एक ऐतिहासिक पल साबित हो सकता था। मैं बस चाहता था कि कोई गलती ना हो। मैंने उनसे कहा हमें इस काम को अंजाम देना है, चलो कर दिखाएं। बिन लादेन का कोड नेम जेरोनिमो था, वो हमने पहले ही तय कर लिया था। काफी तनाव था कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। अगर बिन लादेन वहाँ नहीं हुआ तो? मुझे याद है कि हेलीकॉप्टर्स के रवाना होने की खबर आई थी और मैं सोच रहा था कि ये शुरू हो गया। उन हेलीकॉप्टर्स में पहले कोई नहीं गया था, इससे मैं अपना ध्यान कैसे भटकाऊं, इसलिए मैंने गिनती शुरू कर दी। मैंने गिनना शुरू किया 1। मैं गिन रहा हूं और फिर 557 के आसपास मैंने कहा आज सुबह एक कायर ने आजादी पर हमला किया और मैं आजादी की हिफाजत करूंगा। प्रेसिडेंट बुश ने यही कहा था, मुझे पता नहीं लेकिन मुझे ये याद था। मैंने कहा वो जलालाबाद से रवाना हुए और कुछ समय तक वो अफगानिस्तान के आसमान में उड़ रहे थे। तब तक हमें तनाव नहीं। फिर वो पल आया जब वो सरहद पार करके पाकिस्तान में घुस गए और हमारी फिक्र काफी बढ़ने लगी। पाकिस्तानी फौज को उनका पता कब लग जाए। पाकिस्तानियों ने पहले भी कई बार हम पर गोलियां चलाई हैं, इसलिए हमें कोई शक नहीं था कि अगर पाकिस्तानियों को हमारे हेलीकॉप्टर्स के आने का पता चल गया और समझ में आ गया कि ये अमेरिकी सेना के हैं तो वो हमला कर देंगे। हम बहुत गौर से सुन रहे थे कि कहीं उन्हें पता चलने के संकेत तो नहीं आ रहे थे। अब हम ऐसी हालत में थे जहां पता चलने वाला था ये टेक्नोलॉजी कारगर है या नहीं। जब वो लोग पाकिस्तानी एयर स्पेस में 1 घंटे से ज्यादा की हेलीकॉप्टर राइड के लिए घुसे तो वॉशिंगटन के एक कमरे में जैसे सब कुछ थम सा गया था, क्योंकि करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए ओबामा ने ब्रेक ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे बता देना कि कब मुझे वापस आना है। दरअसल वो ऊपर कार्ड्स खेलने गए थे। नर्वस होने पर या ध्यान बटाने की जरूरत होने पर वो स्पेड्स खेलने लग जाते थे। हम सब वहाँ बैठे हुए थे और हम 9/11 के बारे में बात करने लगे। लोग वहाँ खड़े थे, कॉफी पी रहे थे और बता रहे थे उस समय कौन क्या कर रहा था। और फिर ओबामा वापस आ गए और हॉल के सामने ही एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम था जिसमें ऑपरेशन की जनरल मॉनिटरिंग हो रही थी। ओबामा वहां पहुंचे और फिर सब लोग उस छोटे से कॉन्फ्रेंस रूम में आने लगे। छोटा सा रूम था तब भी। फिर मैक्रेवन ने बताना शुरू किया, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन के लिए वही नरेटर थे। टारगेट से 2 मिनट पहले सबसे ज्यादा फिक्र वाला वक्त था। वहाँ बहुत ज्यादा खतरा था क्योंकि पाकिस्तानी वेस्ट पॉइंट बहुत करीब था और वो जगह एक बड़ी इन्फेंट्री बटालियन से महज 2 मील दूर थी। इसलिए मुमकिन था कि सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक सील्स पर हमला कर दें। ऐसे में हम पाकिस्तानियों से घिर जाते। प्रेसिडेंट ने साफ कहा था कि ऐसी हालत में फंसने पर वहाँ से निकलने के लिए तैयार रहना। हम ऐसी कोई हॉस्टेज सिचुएशन नहीं चाहते थे जिसमें पाकिस्तानी हमारे सैनिकों को बंधक बना ले। एयर क्रू के एक आदमी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। खिड़की से हम बिन लादेन के घर से 2 मिनट पहले का नजारा देख रहे थे। वो हमारा ट्रेनिंग एरिया नहीं था। इस इलाके में बिजली है। हम पाकिस्तान के रिसोर्ट वाले हिस्से में थे। प्लान ये था हेलीकॉप्टर हवा में होगी, मेरी टीम छत पर उतरेगी और हम ऐसे ही हमला करेंगे। प्लान तो यही था, पर सब कुछ उल्टा हो गया। जब हेलीकॉप्टर्स कंपाउंड के ऊपर मंडरा रहे थे तो एक हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ रहा। वो धड़ाम से गिरा। ऐसे वक्त में आपका कलेजा पूरी तरह मुंह को आ जाता है। मैं ओबामा से बस कुछ फुट दूर था। उनके चेहरे पर गहरे शौक और चिंता के भाव थे, मानो जैसे ओह डेजर्ट वन जैसा ही कुछ हो रहा है। मुझे लगा शिट, इस लीड पर काम करते हुए हमारे बहुत लोग मारे गए। शायद हमने जल्दबाजी तो नहीं कर दी। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कहीं किसी तरह का रिस्पांस तो नहीं आने वाला था। आखिरकार उस इलाके के लोगों में हरकत दिखाई देने लगी, लाइट्स ऑन होने लगी और उस समय सोशल मीडिया पर ऑपरेशन से जुड़ी बातें आने लगी। लोगों को ये पता था कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उन्हें नहीं पता था कि एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर है। उन्होंने मान लिया कि एक पाकिस्तानी है। काउंटर इंटेलिजेंस के नजरिए से एक नाकामी है और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लिए एक संकेत और चेतावनी दोनों है। हमें दिख रहा था कि मिशन खतरे में था। मैंने बिल मैक्रेवन से पूछा कि ये क्या हो रहा है। हमारे लोग सही सलामत थे। मैं उन्हें फटाफट हेलीकॉप्टर से निकलते हुए देख सकता था। हुआ यह था कि जब हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा तो उसका डाउन ब्लास्ट वहां 18 फुट की दीवार से टकराया, जिससे एक वोर्टेक्स बन गया और हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया। वो चक्कर खाकर तेजी से जानवरों के बाड़े में गिरा। बिल जरा भी नहीं घबराया। उन्होंने कहा कि मैंने एक बैकअप हेलीकॉप्टर बुलाया है, हम दीवार तोड़कर अंदर जाएंगे और हम मिशन जारी रखेंगे। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, यही करते हैं। गिरे हुए हेलीकॉप्टर से सब लोग निकल गए। इसके तुरंत बाद दूसरा हेलीकॉप्टर आ गया। मुझे नहीं पता था पहले हेलीकॉप्टर में कोई गड़बड़ थी। मेरी टीम को वहाँ कुछ लोगों को उतारना था, फिर हम छत पर जाने वाले थे। हमने बिल्कुल ट्रेनिंग की तरह कुछ लोगों को वहाँ उतारा, फिर हम छत पर चले गए। दूसरे हेलीकॉप्टर के पायलट को ठीक ठीक पता नहीं था कि क्या हुआ था। उसे मालूम नहीं था कि उन पर गोली चली थी या नहीं, इसलिए उसने सावधानी बरतते हुए कंपाउंड के बाहर लैंड किया। और तब पायलट ने हमसे कहा उतर जाओ। वो लोग वहाँ नहीं थे जहाँ प्लान ए के मुताबिक उन्हें होना चाहिए था। मुझे छत पर होना चाहिए था और मैं सोच रहा था कि ओके, हमें यहीं से लड़ाई शुरू करनी होगी। अच्छी बात यह कि हमारे पास प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी भी थे। अब वो लोग कंपाउंड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। बाहर की दीवार पर
एक जगह दरवाजा दिख रहा था। मैं सब कुछ देख रहा था और उन्होंने उस दरवाजे पर एक डेमोलिशन चार्ज लगाया। मैंने धमाका देखा, लेकिन वो अंदर नहीं गए। पता चला कि वो कंक्रीट की 4 फुट मोटी दीवार थी। दरवाजा तो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए था। मैंने रेडियो पर कहा फेल्ड ब्रीच, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, हम पार्किंग को उड़ाने वाले हैं, वहां जा रहे हैं। और तभी किसी ने कहा नहीं नहीं उड़ाओ मत, हम उसे खोलेंगे। और तभी दरवाजा खुला और किसी ने थम्स अप का इशारा किया। उस वक्त वही दिखा था और हम अंदर घुसे। फिर कुछ ही मिनटों में सब लोग कंपाउंड के अंदर मेन एरिया में पहुंच गए। वहाँ अंधेरा था। उन लोगों ने नाइट विजन गॉगल्स लगा लिए। सब लोग बहुत सतर्क थे। उनकी गन्स के लेजर टारगेट डेजिग्नेटर्स दिख रहे थे। हम उन्हें आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। वो लोग पूरे कंपाउंड की तलाशी ले रहे थे कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। और फिर मैंने उन लोगों को 3 मंजिला इमारत में घुसते हुए देखा। उसके आगे हम कुछ नहीं देख सकते थे। काफी तनाव था। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। यही वो पल था जिसके लिए हमने सारी योजनाएं बनाई थी। बिन लादेन को मारने के लिए हमारी जो भी उम्मीदें थीं, हमने उसको पकड़ने के लिए जो भी किया था वो 20 मिनट में पता चलने वाला। इतनी देर में तय हो जाएगा कि हम कामयाब रहे या नाकाम। 20 मिनट तक खामोशी छाई रही। मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 20 मिनट। उन 20 मिनटों में सील्स वहाँ ग्राउंड पर थे। पहले उन्हें आबू अहमद दिखा, जिसे उन्होंने गोली मारकर खत्म कर दिया। फिर हम घर में पहली मंजिल पर पहुंचे और मेरे एक साथी ने एक कुरियर और उसकी पत्नी को गोली मारी। उसे बचाने के लिए उसकी बीवी सामने आ गई। वहाँ औरतें ह्यूमन शील्ड्स का काम कर रही थीं। और अब साफ हो गया था। हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे और हमें बंद दरवाजे दिखे। हमने ब्रीचर को ऊपर बुलाया, जिसने धमाकों से उन्हें तोड़ दिया। सबसे आगे चल रहे साथी को बिन लादेन का 20 साल का बेटा खालिद बिन लादेन दिखा। वो एक खंबे के पीछे छिप गया। मैंने सुना कि हमारा साथी खालिद को चकमा देने के लिए धीमी आवाज में कुछ बोल रहा था। उसने कहा इधर आओ, इधर आओ, वो भी 2 भाषाओं में। और खालिद कंफ्यूज हो गया, इसलिए वो बाहर आया और बाहर आते ही हमने उसे मार दी। हम दूसरी मंजिल पर थे, हमें तीसरी पर जाना था और वहीं बिन लादेन के होने की उम्मीद थी। लेकिन उससे पहले हमें दूसरी मंजिल की छानबीन करनी थी। हमारे साथी यहाँ वहां जाने लगे। वो सब मुझसे आगे थे और मैं सबसे लास्ट में था। और अचानक मैं नंबर 2 बन गया। नंबर 1 का काम था सीढ़ियों तक पहुंचना और नंबर 2 को बताना था कि हमारे पास काफी लोग थे। मैं चाहता था 4 लोग हों और मैं आसपास देख रहा था। वहाँ अलग अलग घरों में अलग अलग मंजिलों पर हमारे 23 लोग थे। हमारे पास लोगों की कमी होने वाली थी और वैसा ही हुआ। सिर्फ 2 लोग बचे। तीसरी मंजिल की सीढ़ियों के ऊपर एक पर्दा था। वहाँ कुछ लोगों की हरकत दिखाई दी और नंबर 1 ने उन्हें देख लिया। उसने कहा सुसाइड बॉम्बर्स हो सकते हैं, पर हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। हमें तुरंत आगे बढ़ना होगा। हमारा सामना एक सुसाइड बॉम्बर से होने वाला है। ये सब सोचकर मैं थक गया था। हमें उन्हें खत्म करना था, तो हम ऊपर चले गए। हम सीढ़ियों से ऊपर गए और नंबर 1 ने उस पर्दे को हटाया। कुछ लोग खड़े थे वहाँ। उसने उन्हें निपटा दिया। उसे लगा वहाँ धमाका होगा, इसलिए वो इस तरफ मुड़ गया और मैं दूसरी तरफ मुड़ा। और ठीक मेरे सामने 2 फुट की दूरी पर ओसामा खड़ा था। यह जिंदगी का वो पल था जहाँ सब कुछ धीमा हो गया। जितना सोचा था, यह उससे ज्यादा लंबा और दुबला था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, लेकिन मैंने उसकी नाक पहचान ली। वो बिन लादेन ही था। वो सरेंडर नहीं कर रहा था। वो मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए खतरा है। उसे मरना होगा। वक्त बीतने के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। हम बस किसी भी तरह की जानकारी का इंतजार कर रहे थे। वहाँ बिल्कुल खामोशी थी और हम उनकी बातें सुनने का इंतजार कर रहे थे। एक तरह से ये मुझे अस्पताल के वेटिंग रूम का एहसास करा रहा था, जहां किसी का बच्चा होने वाला हो और आप बेचैनी से इंतजार कर रहे हो कि क्या हो। वो 19 मिनट बहुत लंबे लग रहे थे और फिर ग्राउंड फोर्स कमांडर ने मुझे कॉल किया। ग्राउंड फोर्स कमांडर ने रेडियो पर कहा फॉरगॉटन कंट्री, जिरानमो जिरानमो जिरानमो। हमने उसे खत्म कर दिया। हम समझ गए थे कि उसका मतलब था यूएस फोर्सेस ने ओसामा बिन लादेन को मार दिया। सबको लगा होली शिट। और मुझे याद है उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने ताली नहीं बजाई। ओबामा अपनी कुर्सी से जरा भी नहीं हिले थे और उन्होंने खामोशी तोड़ते हुए कहा कि हमने उसे खत्म कर। ओबामा उस वक्त भी काफी तनाव में लग रहे थे। उन्होंने खड़े होकर कहा कि हमारे लोग जैसे ही पाकिस्तानी एयर स्पेस से बाहर आ जाएं, मुझे बता देना। हमारा मिशन खत्म नहीं हुआ था। हमें अपने लोगों को पाकिस्तान से निकालकर अफगानिस्तान पहुंचाना था। जब तक ये काम पूरा नहीं होता, कोई चैन की सांस नहीं लेता। मैं वहाँ खड़ा था और बिन लादेन की लाश पर नजर डाली। मेरे एक साथी ने मुझसे पूछा तुम ठीक हो? और मैंने उससे कहा अब हम क्या करेंगे? और उसने कहा अब कंप्यूटर्स ढूंढेंगे, चलो। और मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, चलो। ग्राउंड फोर्स कमांडर ने कॉल करके बताया कि देखो, दूसरी मंजिल पर इंटेलिजेंस के लिहाज से बहुत अहम चीजें मौजूद हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीजें थी, पुराने टावर हार्ड ड्राइव से लेकर कॉम्पैक्ट डिस्क तक। मैंने कहा ओके, ज्यादा से ज्यादा उठा लो और वहाँ से बाहर निकलो। उस समय तक लोग कंपाउंड के बाहर जमा होने लगे थे, क्योंकि उस पूरे इलाके में काफी हलचल मची हुई थी। हमारा एक एजेंसी कॉलीग वहाँ की भाषा जानता था। वो अहाते की दीवार के पास था। वो उन लोगों को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। बाहर तैनात मेरा स्नाइपर दोस्त कह रहा था कि मैं उन लोगों को गोली मारने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैंने अपने लोगों से कहा कि जब तक तुम्हें अपने लिए कोई खतरा महसूस न हो, तब तक किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है। मुझे काफी घबराहट हो रही थी। मैंने कहा ये काम जल्दी निपटाओ।
उस समय भी हम पाकिस्तानी रेडार्स पर लगातार नजर रख रहे थे। वहाँ इतनी अहम चीजें मिल रही थी कि पहले से तय 32 मिनट की जगह हम अब 40 से 45 मिनट तक वहीं थे। हम जितना ज्यादा वक्त लगाते उतनी ज्यादा जानें बच सकती थी। शायद कोई अमेरिकी या लंदन का शहर बच जाता, क्योंकि यहाँ इतना कुछ था। वो लोग कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे, हमें सब कुछ ले जाना था। ग्राउंड पर बिताया गया समय सबकी उम्मीदों से काफी ज्यादा था और उस समय तक बाहर काफी बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। हमारे आदमी ने कहा, कोई खास बात नहीं है, ये पाकिस्तानी एक्सरसाइज है, आप लोग परेशान मत होइए, अपने घर लौट जाइए। अब हमें लादेन की लाश को अपने साथ वापस ले जाना था। वो बिन लादेन की लाश लेकर बाहर आए, पहले हेलीकॉप्टर और बैकअप हेलीकॉप्टर में बैठकर, और उन्होंने वहाँ गिरे हुए हेलीकॉप्टर में विस्फोट कर दिया क्योंकि उसमें कुछ सेंसिटिव चीजें थी। वो देखना किसी मूवी देखने से कम नहीं था। वहाँ से लौटते समय हमारे पायलट्स पूरी रफ्तार से उड़ रहे थे। पाकिस्तानी फौज को हमारा पता चल गया था। हमने रेडार ऑन होते हुए देखे, हमने उनके साइलोज को खुलते हुए देखा। उन्होंने कुछ F-15 विमान रवाना किए जो हमारे वापस लौट रहे हेलीकॉप्टर्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे। 47 और F-16 में कोई बराबरी की लड़ाई नहीं है, वो हमें मार सकते हैं। इसलिए मैंने अपनी घड़ी में 90 मिनट का टाइमर लगाया। 90 मिनट में हम पाकिस्तान की सीमा के पार अफगानिस्तान पहुंच जाते और वहाँ हमें कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वहाँ हमारे F-15 हमारी हिफाजत कर सकते थे। ठीक है, 10 मिनट, हमें और 20 मिनट लगने वाले थे। वहाँ से वो हेलीकॉप्टर्स धीमी रफ्तार से गुजर रहे थे। ग्राउंड से लोग पूछ रहे थे कि वो बेस से कितनी दूर थे, कितना वक्त लगने वाला था। 30 मिनट, कुल 90 मिनट थे। उस सेंटर के भीतर हम सब लोग हेलीकॉप्टर्स को ज्यादा से ज्यादा तेजी से उड़ने के लिए कह रहे थे। 8 मिनट हो गए थे, कुल 90 मिनट लगने वाले थे। मैं अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था। मैं 1980 के लेक प्लासिड के ओलंपिक्स के बारे में सोचने लगा था। और फिर उड़ान के 85 मिनट पर पायलट ने हमसे कहा, ऑलराइट जेंटलमैन, जिंदगी में पहली बार आपको ये सुनकर खुशी होगी, वेलकम टू अफगानिस्तान। जब हेलीकॉप्टर सरहद के पार पहुंचा तो पाकिस्तानी विमान वापस मुड़ गए। सबने चैन की सांस ली क्योंकि वो सुरक्षित थे। जब वो हेलीकॉप्टर्स लैंड हुए अफगानिस्तान के जलालाबाद में, तब टेबल के इर्द गिर्द बैठे हम सब ने कहा कि मिशन पूरा हो गया। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है तो तुम वो कभी नहीं भूल सकते, जिंदगी में कभी भी नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, प्रेसिडेंट बराक ओबामा एक बहुत ही चौंका देने वाली घोषणा करने वाले हैं। हम नहीं जानते कि ये किस बारे में है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं घर पर था और बेड पर अपनी बेटी को कहानियां पढ़कर सुना रहा था। मेरी वाइफ एमिली कमरे में आई और उन्होंने कहा कि सारे फोन्स बज रहे हैं। मैंने कहा मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा सारे फोन्स बज रहे हैं। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। व्हाइट हाउस ने आज रात हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को फोन करके बताया कि थोड़ी देर में एक स्टेटमेंट आने वाली है। ओबामा ने कहा कि मुझे एक स्पीच चाहिए और मैंने तब तक लिखी नहीं थी, तो ये सुन के मैं घबरा गया। गुड इवनिंग। आज रात मैं अमेरिका के लोगों और पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने आज एक ऑपरेशन में अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को खत्म कर दिया है। अमेरिकन की एक छोटी सी टीम ने असाधारण साहस और क्षमता के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। किसी अमेरिकन को नुकसान नहीं हुआ। लगभग 10 साल पहले सितंबर में एक दिन अमेरिका के इतिहास में अमेरिका की जनता पर सबसे बुरा हमला हुआ था, और इस तरह की रातों में हम कह सकते हैं कि अलकायदा के आतंक के हाथों अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को इंसाफ मिल गया है। आज रात हम ढेर सारे इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म प्रोफेशनल्स को शुक्रिया कहना चाहेंगे, जिन्होंने इस नतीजे को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। अमेरिका की जनता के सामने उनका काम नहीं आया और ना ही उनका नाम आया है, लेकिन आज रात उन्हें अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है कि उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल चुका है। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।